उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास हम लोग करने वाले हैं सॉइल मैकेनिक्स की, जो कि हमारी क्लास नंबर आज कौन सी है? दिस इज द क्लास नंबर 6। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। MPPB सब इंजीनियर के लिए हमारी सॉइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग यानी कि मृदा एवं नींव अभियांत्रिकी चल रही है एंड दिस इज अवर क्लास नंबर 6। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लास्ट में हम लोगों ने जहाँ से छोड़ा था। लास्ट में मैंने आपको श्रिंकेज लिमिट तक पढ़ा दिया था, लिक्विड लिमिट का डिटर्मिनेशन, प्लास्टिक लिमिट का डिटर्मिनेशन और श्रिंकेज लिमिट का डिटर्मिनेशन बता दिया था, यानी कि तरल सीमा, सुघट्यता सीमा और संकुचन सीमा, इन तीनों सीमा का कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया था। आज हम लोग अपने ये जो हमारा नंबर 6 क्लास है सॉइल का, इसमें हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर 1 हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, तो इसके कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम लोग चैप्टर 2 की तरफ बढ़ेंगे। चैप्टर 2 हमारा कौन सा होगा? चैप्टर 2 होगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल यानी कि मृदा का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल आज अगर कंप्लीट हम लोगों ने कर लिया, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग कर लेंगे, तो इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, क्लास जो हमारा चैप्टर 2 है इसके क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सभी लोग जुड़ जाएं और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दें। सबसे पहले लोग जुड़ जाएं, सभी लोग जितने लोग लाइव जुड़ते हैं वो लोग जुड़ जाएं और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दें। जैसे कि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग अभी आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं, और जितने भी लोग आते जा रहे हैं लाइक पे क्लिक करते जाएं, सो दैट कम से कम जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उससे ज़्यादा लाइक तो हो जाएं। सभी लोग जुड़ें और जितने भी लोग आ रहे हैं ना वो लाइक पे क्लिक भी करते जाएं, खटाखट लाइक पे क्लिक करते जाएं ज़्यादा से ज़्यादा लोग। चलिए, ई नेचुरल को बता दीजिए सर एक बार। देखो, आपकी साइट पे सॉइल का एक मैक्सिमम से मैक्सिमम वाइड रेशियो हो सकता है, मतलब सॉइल अपनी लूज स्टेट में हो सकती है और साइट में सॉइल आपकी डेंस स्टेट में भी हो सकती है। ये दोनों एक्सट्रीम स्टेट हैं। रियल में सॉइल जिस स्टेज में है प्रेजेंटली, अपने डेंसेस्ट स्टेट और लूजेस्ट स्टेज के बीच में कहीं पे सॉइल रियल में होगी, साइट पे नेचुरली होगी। तो रियल में सॉइल जिस वाइड रेशियो पे है वो वाइड रेशियो ई नेचुरल कहलाता है। ठीक है, यानी कि आप साइट में गए, सॉइल को उठाया और उसका वाइड रेशियो मेजर किया, वो नेचुरल होगा। इस सॉइल का मिनिमम वाइड रेशियो कितना हो सकता है? ई मिनिमम वो डेंसेस्ट स्टेट पे होगा, जब डेंस होगी सॉइल एकदम। और मैक्सिमम वाइड रेशियो कब होगा? जब सॉइल बहुत लूज होगी। तो ई मैक्स, जब सॉइल सबसे ज्यादा लूज होगी अगर कभी हुई तो वो ई मैक्स हो गया, मैक्सिमम वाइड रेशियो होगा लूजेस्ट स्टेज में। क्लियर? हाँ सर, ये SSC जेई, MPPB सब इंजीनियर, RRB जेई, सारे AEJ एग्जाम्स के लिए कोर्स आप कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। हम लोगों ने कल लिक्विड लिमिट यानी कि तरल सीमा, प्लास्टिक लिमिट यानी कि सुघट्यता सीमा और श्रिंकेज लिमिट यानी कि संकुचन सीमा देख लिया था, तीनों के टेस्ट भी देख लिए थे। अब हम लोग सॉइल की कंसिस्टेंसी इंडेक्स पढ़ेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन से हम किस टाइप की सॉइल के बारे में पता लगा सकते हैं, ग्रेवल और सैंड की सॉइल के बारे में हम लोग मेनली पता लगा सकते हैं। उसी तरीके से हम लोग कंसिस्टेंसी इंडिसेस का यूज करके कौन सी टाइप ऑफ सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल यानी कि सिल्ट और क्ले का टाइप बता सकते हैं, कौन सी टाइप ऑफ सॉइल होगी। तो कौन कौन सी कंसिस्टेंसी इंडेक्सेस होती हैं? बहुत सारे कंसिस्टेंसी इंडेक्स होते हैं। उसमें सबसे बेसिक जो इंडेक्स है सबसे पहले वो आता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स यानी कि सुघट्यता सूचकांक। इसको हम लोग IP से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? ये होता है WL यानी कि लिक्विड लिमिट माइनस WP यानी कि प्लास्टिक लिमिट। तो ये हमारा लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट होता है। जनरली हम लोग इसको परसेंटेज में डिनोट करते हैं। तो जैसे मान लो कि लिक्विड लिमिट आपकी जस्ट फॉर एग्जांपल 60% है, प्लास्टिक लिमिट 30% है, तो 60 माइनस 30, प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या हो गया हमारा, IP हमारा क्या हो गया 30। तो लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच का जो रेंज है, इन दोनों के बीच का रेंज क्या बताता है? प्लास्टिसिटी इंडेक्स बताता है ना। लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट का बीच का रेंज हमेशा याद रखना कि ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगी। ये नेगेटिव कब हो जाएगी? कुछ सॉइल का प्लास्टिक लिमिट ज्यादा होता है लिक्विड लिमिट से। कुछ होती हैं सॉइल जिनका प्लास्टिक लिमिट ज्यादा होता है, भले ही प्लास्टिक लिमिट ज्यादा हो, ये वैल्यू नेगेटिव भी आ रही, तब भी आपको इसको 0 रिपोर्ट करना है। जब भी कभी ये वैल्यू नेगेटिव निकल के आ रही होती है तो आप उसको 0 रिपोर्ट करना है। SSC जेई में कई बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। एक बार तो SSC जेई ने गलत आंसर भी दे दिया था। एक बार क्वेश्चन क्या था कि प्लास्टिक लिमिट 35 थी, लिक्विड लिमिट 30 थी और प्लास्टिसिटी इंडेक्स पूछा था, तो 30 माइनस 35 माइनस 5 आ रहा था, बट माइनस 5 आंसर नहीं देना, 0 देना है। तो इस आंसर को बाद में सही किया गया था। ठीक है, तो जो हमारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है वो क्या होता है, वो नेगेटिव कभी भी रिपोर्ट नहीं करना होता। अगर नेगेटिव आ रहा है तो 0 आंसर देंगे, पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव आंसर दे दिया। अब मुझे बताओ कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स बताता क्या है? प्लास्टिसिटी इंडेक्स बताता है कि सॉइल कितनी प्लास्टिक है, सॉइल कितनी सुघट्य है
कितनी प्लास्टिक है, या प्लास्टिसिटी इंडेक्स बताता है। अगर ये वैल्यू आपकी 0 आ रही है तो सॉइल को हम बोलेंगे नॉन प्लास्टिक। कौन सी सॉइल की 0 आती है? अगर बाई चांस मान लो आपने किसी ग्रेवल या सैंड का निकालना चाहा, किसका, किसी ग्रेवल या सैंड का निकालना चाहा, तो किसी ग्रेवल या सैंड का आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 आता है। ठीक है, कई बार एग्जाम में भी आता है कि ग्रेवल या सैंड का प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितना होता है, तो 0 होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स आपका 0 से तो बड़ा है लेकिन 7 से कम है, तो ऐसी सॉइल आपकी लो प्लास्टिक कहलाएगी। कैसी सॉइल होती है? अगर मान लो सैंडी सिल्ट है, सिल्ट में थोड़ा सा सैंड है, सैंडी अगर सिल्ट है, सैंडी सिल्ट है अगर, तो वो सॉइल आपकी लो प्लास्टिक होती है। सैंड और सिल्ट का मिक्सचर, अगर क्ले नहीं है तो सॉइल लो प्लास्टिक होगी। लो प्लास्टिक होने का मतलब जब आप लोड लगाएंगे तो इतना आसानी से डिफॉर्म नहीं कर पाएंगे। प्लास्टिसिटी का मतलब होता है कि लोड लगाएं तो आसानी से डिफॉर्म हो जाए। लो प्लास्टिक का मतलब या नॉन प्लास्टिक का मतलब क्या हुआ? लोड लगाएं तो आसानी से डिफॉर्म नहीं हो पाए। तो ग्रेवल, सैंड, सैंडी सिल्ट, इन सब में लोड लगता है तो इतनी आसानी से डिफॉर्म नहीं हो पाती। वहीं क्ले को आप टच करोगे तो डिफॉर्म हो जाएंगी और फिर वापस अपनी शेप को रिगेन नहीं करेंगे, है ना। जैसे क्ले की एक बॉल को आप दबा के छोड़ोगे तो दबी रहेगी, अपने डिफॉर्मेशन को रिगेन ना कर पाना प्लास्टिसिटी कहलाती है। ठीक है, और डिफॉर्मेशन को रिगेन कर लेना, दबा के छोड़ा फिर से शेप गेन कर ली, वो इलास्टिसिटी कहलाती है। ठीक है, जैसे कि आपके इसमें इलास्टिसिटी, हल्का सा मोड़ के छोड़ा वापस शेप में आ गया, स्टील को हल्का सा मोड़ के छोड़ा वापस शेप में आ गया, है ना। स्टील की स्केल होती है, उसको मोड़ के छोड़ो वापस आ जाएगी शेप में, ये इलास्टिसिटी है। लेकिन अगर आप क्ले को दबा के छोड़ोगे तो वो वापस अपनी शेप में नहीं आएगी, दब जाएगी, ये प्लास्टिसिटी हो गई। तो 0 से 7 अगर है तो हमारा लो प्लास्टिक हो गया। ठीक है, तो जिसको हम सैंडी सिल्ट भी बोलते हैं। उसके बाद 7 से 17 क्या होगा? 7 से 17 आपकी सॉइल क्या हो सकती है? 7 से 17 आपकी सॉइल सिल्टी क्ले हो सकती है। देखो, क्ले तो है लेकिन इसमें सिल्ट भी है, सिल्टी क्ले हो जाएगी, है ना। सैंडी सिल्ट के अलावा ओनली सिल्ट का भी, सैल्डी सिल्ट के अलावा ओनली सिल्ट का भी 0 से 7 होता है। सॉइल सैंडी सिल्ट भी हो सकती है, सिल्ट भी हो सकती है। ठीक है, अगर आपकी सॉइल में 1 2 3 ऐसे करके है प्लास्टिसिटी इंडेक्स तो सैंडी सिल्ट हो जाएगी, वहीं 4 5 ऐसे करके है तो सिल्ट हो जाएगी, जहां 7 के ऊपर निकला सिल्टी क्ले हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो सिल्टी क्ले का जो होता है वो 7 से 17 प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है। और अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स 17 से ऊपर निकल जाए, 17 से भी ऊपर, तो ये आपकी सॉइल फिर क्ले कहलाएगी। तो इसका मतलब ये है कि क्ले को हम लोग हाईली प्लास्टिक सॉइल बोल सकते हैं। क्ले को हम लोग हाईली प्लास्टिक बोल सकते हैं। समझ में आ गया कि क्ले इज अ हाईली प्लास्टिक सॉइल, और ग्रेवल और सैंड जो है वो नॉन प्लास्टिक सॉइल है। सिल्ट जो है वो लो प्लास्टिक सॉइल है, और या फिर मीडियम प्लास्टिक बोल सकते हैं। समझ में आ गया? तो जितना आप फाइन ग्रेन की तरफ जाएंगे उतना प्लास्टिसिटी बढ़ेगी। ये आपको एसएससी में पूछा जा सकता है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ें। ये प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा सूचकांक है वो कहलाता है श्रिंकेज इंडेक्स, यानी कि संकुचन सूचकांक। संकुचन सूचकांक क्या है? प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट के बीच का अंतर, पीएल माइनस श्रिंकेज लिमिट। ये भी परसेंटेज में डिनोट करते हैं। ये क्या बताता है? ये बताता है कि सॉइल श्रिंकेज लिमिट के बाद कितना ज्यादा एक्सपैंड करती है या श्रिंकेज लिमिट के बाद कितना ज्यादा ये कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट के बीच का जो सेमी सॉलिड वाला रेंज है, वो सेमी सॉलिड वाला रेंज बताता है कितना रेंज है। हालांकि इसका कोई ज्यादा यूज नहीं है। उसके बाद आती है कंसिस्टेंसी इंडेक्स। ये क्या होती है? सघनता सूचकांक। ये क्या होता है? सघनता सूचकांक का फॉर्मूला होता है WL। WL क्या हो गया? लिक्विड लिमिट। WL क्या हो गई आपकी? लिक्विड लिमिट। किस वाटर कंटेंट पे सॉइल लिक्विड में पहुंच जाएगा, माइनस WN। WN क्या है? WN है नेचुरल वाटर कंटेंट। ये क्या होता है? सॉइल साइट पे कुछ वाटर कंटेंट रखेगी ना। देखो, सॉइल साइट पे कुछ वाटर कंटेंट रखेगी ना, वो WS भी हो सकता है, WP भी हो सकता है, WL भी हो सकता है, या इसके बीच में भी हो सकता है। तो साइट पे जो सॉइल है, रियल में जो सॉइल साइट पे है, उसका वाटर कंटेंट कितना है वो कहलाता है नेचुरल वाटर कंटेंट। तो लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट अपॉन IP का मतलब क्या हो गया? प्लास्टिसिटी इंडेक्स। इसको हम WL माइनस WP भी बोलते हैं। तो इस हिसाब से हमारा फॉर्मूला WL माइनस WN अपॉन WL माइनस WP भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये बताता क्या है? ये बताता है कि सॉइल कितनी हार्ड है, सॉइल कितनी स्टिफ है। अगर ये वैल्यू IC
ज़्यादा होगी, जैसे कि मान लो कि नेचुरल वाटर कंटेंट WP के बराबर हो, मान लो WN इज इक्वल टू WP के बराबर हो, तो सॉइल अपनी कहाँ पे है, प्लास्टिक लिमिट पे है, तो उस केस में IP आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी उस केस में सॉइल आपकी सेमी सॉलिड स्टेज में जा रही है ना। प्लास्टिक लिमिट पे क्या बात क्या हो जाती है, सॉइल सेमी सॉलिड में चली जाती है। आपको डायग्राम बताया था मैंने। अच्छा, अगर नेचुरल वाटर कंटेंट, मान लो साइड पे आप गए और सॉइल का वाटर कंटेंट कितना आ रहा है, लिक्विड लिमिट के बराबर, तो सॉइल अपनी लिक्विड स्टेज में पहुंच रही है, तब IP 0 आ जाएगा, सॉरी IP नहीं IC, तब IC 0 आ जाएगा। कैसे 0 आ जाएगा, देख लो रख के यहाँ पे WN को WP रखोगे तो WL माइनस WP अपॉन WL माइनस WP 1 आ गया, पहले में 1 आया है अगर WN को WP रखूं, और WN को अगर मैं WL रख दूं तो यहाँ WL रखूंगा तो WL माइनस WL 0 हो जाएगा। तो अगर आपकी सॉइल नेचुरली किस स्टेज में है, प्लास्टिक लिमिट पे है, तो IC 1 आता है, सॉइल हार्ड मानी जाती है। और अगर आपका सॉइल नेचुरली किस में है, लिक्विड स्टेज में है, तो IC आपका 0 आता है। तो इसकी एक टेबल देख लेते हैं। पहले बताओ इतना समझ में आया कि कंसिस्टेंसी इंडेक्स बताता है कि सॉइल आपकी क्या है, सॉइल आपकी साइट पे कितनी हार्ड है ना। सॉइल जो है नेचुरली कितनी हार्ड है, तो आप साइड से कोई सॉइल लेके आए, वो रियल में कितनी हार्ड है, स्टिफ है या फिर नॉन स्टिफ है, लिक्विड है या सॉलिड है, क्या है, ये बताता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स। अब देखो इसकी टेबल देख लो। अगर आपका W नेचुरल जो है वो किसके बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया, लिक्विड लिमिट के बराबर हो गया, है ना, लिक्विड लिमिट के बराबर, ये लिक्विड लिमिट है WL, तो आपकी सॉइल किस पे होगी, लिक्विड लिमिट पे होगी, है ना। अगर आपका WL जो है वो छोटा है, WN ज़्यादा है, तो IC आपका नेगेटिव आ जाएगा, सॉइल अगेन लिक्विड स्टेज पे होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपका WL ज़्यादा है, नेचुरल वाटर कंटेंट कम है, तो IC पॉजिटिव आ जाएगा, तो सॉइल सॉलिड होगी या फिर सेमी सॉलिड होगी, लिखा हुआ है। समझ में आ गया, समझ में आ गया, बताओ कि अगर आपका नेचुरल वाटर कंटेंट लिक्विड लिमिट के बराबर है तो सॉइल लिक्विड लिमिट पे होगी, अगर आपका नेचुरल वाटर कंटेंट लिक्विड लिमिट से ज़्यादा है तो सॉइल और भी ज़्यादा लिक्विड होगी, लिक्विड स्टेट में होगी, और अगर नेचुरल वाटर कंटेंट आपका किससे कम है, लिक्विड लिमिट से नेचुरल वाटर कंटेंट कम है, तो IC पॉजिटिव होगा, तो सॉइल सॉलिड या सेमी सॉलिड होगी। तो अगर IC आपका पॉजिटिव आ रहा है, यानी 0 से 1 आ रहा है, 0 से 1 आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि सॉइल आपकी या तो सॉलिड होगी या सेमी सॉलिड होगी। आई थिंक समझ में आ गया होगा, क्लियर है। चलिए अगली चीज़ देखते हैं, लिक्विडिटी इंडेक्स, ये क्या होता है। एक ग्राफ भी बना के समझा देता हूँ, अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो ग्राफ से बता देता हूँ। देखो आपको मैंने एक डायग्राम बताया था, याद करो कि पहले आपकी सॉइल जब वाटर कंटेंट बढ़ाते हो तो क्या होता है, इसका वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रहता है, फिर इसके बाद इसका वॉल्यूम ऐसे बढ़ता है। ये बताया था, जल्दी बताओ, ये बताया था कि नहीं आपको। ये वाली लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन आपकी श्रिंकेज लिमिट की लाइन है, अगर आपको याद हो। ये वाली लाइन किसकी है, ये आपकी किसकी लाइन है, ये आपकी प्लास्टिक लिमिट की लाइन है। ये वाली लाइन किसकी है, आपकी लिक्विड लिमिट की लाइन है। एम आई राइट, ये तीन लाइन आपकी क्लियर होंगी। ये आपकी क्या है, श्रिंकेज लिमिट WS, ये प्लास्टिक लिमिट WP, ये लिक्विड लिमिट WL। अच्छा, वाटर कंटेंट सॉइल का कुछ भी हो सकता है ना, वाटर कंटेंट श्रिंकेज लिमिट से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, प्लास्टिक लिमिट से ज़्यादा कम, कहीं पे भी हो सकता है। नेचुरल वाटर कंटेंट तो सॉइल का कुछ भी हो सकता है ना भाई, आप साइड से सॉइल लेके आए, उसका वाटर कंटेंट रियल में कहीं पे भी आ सकता है ना। समझ में आ रहा है सर। टेलीग्राम डाउट ग्रुप में सर ने लिंक भेजी है सभी हाँ सभी की PDF की भेजी तो है लिंक भाई। टेलीग्राम का जो आपका चैनल है उसमें PDF तो मिल ही रहा है, डेली मिल रहा है PDF। ऐसे बात मत क्या करो यार, PDF नहीं मिल रहा है, कहाँ नहीं मिल रहा बताओ, टेलीग्राम चैनल पे मिल ही रहा है। अच्छा, जब वाटर कंटेंट WS से कम होगा तो सॉइल की स्टेज क्या होगी, सॉलिड होगी यहाँ पे, है ना। कुछ लोग तो आते हैं बस इंटर करने के बाद बस एक ही चीज़ बोलना है, तो सर PDF नहीं मिल रहा, सर PDF नहीं मिल रहा। पता है ये कौन लोग होते हैं,
पता है कौन लोग होते हैं? मुझे तो नहीं पता, तुम लोग को पता चले तो बताना। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? डेली तो पीडीएफ दिया जा रहा है। इस स्टेज में क्या हो गई? ये हो गई सेमी सॉलिड, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गई इस रेंज में? अगर वाटर कंटेंट आपका प्लास्टिक लिमिट से लिक्विड लिमिट के बीच में होगा तो सॉइल प्लास्टिक स्टेज में होगी, ठीक है। और अगर इससे भी ऊपर होगा तो सॉइल लिक्विड स्टेज में होगी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, इधर तरलता सूचकांक लिखा हुआ है ऐसे करके, और इधर मैं आपको आईसी लिख के देता हूँ, कंसिस्टेंसी इंडेक्स लिख के। कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होती है? WL माइनस WN अपॉन IP, ठीक है। IP तो फिक्स है, IP तो आपका लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट होगा, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताओ, अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर सॉइल अपनी लिक्विड लिमिट पे, यहाँ पे मान लो वाटर कंटेंट आपका इतना है सॉइल का, इतना वाटर कंटेंट है सॉइल पे, कितना? इतना, ये वाटर कंटेंट है सॉइल का इतना, दिस इज द रियल वाटर कंटेंट WN। सॉइल को आप साइड से लेके आए, उसका वाटर कंटेंट मेजर किया, ओवन ड्राइंग मेथड से कर लिया, मान लो इतना वाटर कंटेंट मिल रहा है, इतना, ये WN। तो WN क्या है? WN WL से बड़ा है। WN क्या है? WL से बड़ा है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी ना, यस और नो? IC हमारा क्या आ जाएगा? IC हमारा जो है वो लेस देन 0 आ जाएगा ना। तो जब भी कभी IC नेगेटिव आ रहा है, WN WL से बड़ा, ये नेगेटिव वाली बड़ी, तो इससे क्या होगा? सॉइल हमारी लिक्विड स्टेज में पता चल रहा है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई चीज अगर आपको स्टिफनेस या हार्डनेस बता रही है और वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि मटेरियल हार्ड नहीं है, स्टिफ नहीं है, बल्कि उल्टा है, लिक्विड है, ठीक है। तो IC नेगेटिव आ जाएगा अगर, तो हम बोल सकते हैं कि भाई क्या है, हम बोल सकते हैं कि भाई आपका सॉइल जो है लिक्विड स्टेज में है, ठीक है। ये समझ में आता है सर। अब इसके बाद आगे की चीज़ें देखते हैं, चलो इतना क्लियर हो गया तो आगे देखते हैं। अब लिक्विड स्टेज वाली बात समझ में आ गई अगर, अब आगे की कहानी क्या है सर जी? आगे की कहानी ये है, आगे की कहानी ये है कि मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आपका नेचुरल वाटर कंटेंट WP से कम है, मान लो यहाँ कहीं है WN, यहाँ कहीं है, ये है आपका। तो अगर आपका WN WP से कम है, ध्यान से सुनना, अगर ये WN WP से कम है, यहाँ कहीं है WN, तो क्या होगा? ये हटा दे रहा हूँ मैं यहाँ से। मान लो यहाँ WP से कम है, तो WN अगर कोई वैल्यू मान लो WP होती, तो WP में क्या होता? WP में क्या होता? WL माइनस WP, नीचे भी WL माइनस WP है, 1 आ जाता। अब ये वैल्यू WP से भी कम है, तो ऊपर वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी। जैसे मान लो कि पहले WL था आपका 40 और WP था 20, तो ऊपर 40 माइनस 20, नीचे भी 40 माइनस 20, 1 आ गया। लेकिन अगर मान लो नेचुरल वाटर कंटेंट WP से कम होता, रियल में यहाँ कहीं वाटर कंटेंट आता, तो ये 20 की बजाय 15 हो जाता। तो 40 माइनस 15 अपॉन 40 माइनस 20, 1 से ऊपर आ जाता। समझ में आ रहा है? 1 से ऊपर आ जाता, समझ में आ रहा है? तो अगर आपका नेचुरल वाटर कंटेंट प्लास्टिक लिमिट से कम है, तो ये वैल्यू 1 से बड़ी आ जाएगी। समझ में आ रहा है ना? ये वैल्यू 1 से बड़ी आ जाएगी। जब ये वैल्यू WN जब WP से कम होगा, यानी कि प्लास्टिक लिमिट से कम वाटर कंटेंट होगा, तो सॉइल किस स्टेज में है? सेमी सॉलिड स्टेज में है। ऐसी सॉइल को हम लोग बोल देते हैं वेरी स्टिफ। क्लियर? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बोलिए बोलिए, समझ में आ रहा है? चलिए, इतना समझ में आ गया। अच्छा, अगर WP और WL के बीच में है, मान लो WP और WL के बीच में आपने नेचुरल वाटर कंटेंट निकाला, इतना आ गया, ये आ गया, नहीं सॉइल यहाँ कहीं है, तो इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में सॉइल आपकी सॉफ्ट भी हो सकती है, स्टिफ भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि WL यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है WN। तो WP से WL के बीच में ये वैल्यू 0 से 1 लाई करती है, ठीक है। WP से WN के बीच में, ये इस WP और WL से के बीच में अगर वाटर कंटेंट आप निकाल रहे हो, तो ये IC की वैल्यू 0 से 1 लाई करती है। तो अब अगर ये वैल्यू 0 से 0.25 आ रही है, तो सॉइल को हम वेरी सॉफ्ट बोलते हैं, वेरी सॉफ्ट, ठीक है। उसके बाद अगर ये वैल्यू 0.25 से
0.5 आ रही है तो सॉइल को हम सॉफ्ट बोलेंगे। ठीक है, देखो जैसे जैसे आपका नेचुरल वाटर कंटेंट कम आता जाएगा, WL से कम आता जाएगा, सॉइल की स्टेज क्या होती जाएगी, वो स्टिफ होती जाएगी। और जैसे ही वो WP से भी कम आ जाएगा तो बहुत स्टिफ हो जाएगी, वेरी स्टिफ। ठीक है, तो ये आ रहा है WP की तरफ। जब WN WP के बराबर हो जाएगा तो IC1 हो जाएगा। तो उसी तरीके से 0.5 से 0.75 अगर आ रहा है IC, तो हमें ये स्टिफ बोलेंगे। हम इसको स्टिफ, सॉरी, हम इसको मीडियम स्टिफ बोलेंगे। हम इसको मीडियम स्टिफ बोलेंगे, मीडियम स्टिफ। और अगर ये 0.75 से 1 हो गया तो हम इसको स्टिफ बोलेंगे। और अगर 1 से भी ऊपर चला गया तो वेरी स्टिफ या हार्ड हो जाएगा। समझ में बात आ गई? 1 से ऊपर कब जाएगा? जब नेचुरल वाटर कंटेंट WP से कम होगा, यानी सॉइल सेमी सॉलिड स्टेज में पहुंच गई। तो जब सॉइल सेमी सॉलिड स्टेज में पहुंच जाएगी तो आपकी सॉइल वेरी स्टिफ कहलाएगी। तो एक तरीके से सॉइल कितनी हार्ड है कौन बता रहा है? IC जितना ज्यादा होगा उतना सॉइल हार्ड होगी। समझ में आ गया? क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? सर सॉरी बट पूछना जरूरी है। ऐसा कौन सा जरूरी बात आ गई यार? नेक्स्ट सब्जेक्ट हाईवे होगा, एनवायरनमेंट, क्योंकि मैं ऑफलाइन कोचिंग भी कर रहा हूँ, वहाँ दूसरा सब्जेक्ट चालू करा सके। ये सही है, एक जगह पढ़ ले भाई, एक जगह पढ़ लो, सब जगह जो हो जाएगा। अलग अलग रीजन आते हैं, एनवायरनमेंट या ट्रांसपोर्ट कोई भी हो सकता है, दोनों में सब्जेक्ट। वैसे ट्रांसपोर्ट होने की गुंजाइश ज़्यादा है, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है, वरना तुम ही चिल्लाओगे सर ये बोला था वो हो गया, है ना? ये क्लियर है? ये रेंज क्लियर है? चलिए, ये रेंज क्लियर है। देखो, अगर किसी को लग रहा है अगेन बताना चाहिए तो बैक आ जाओ। वाटर कंटेंट सॉइल को आप साइड से लेके आ रहे हो, उसका वाटर कंटेंट निकालोगे, वो कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सॉइल लिक्विड स्टेज में है कि प्लास्टिक में है कि सेमी सॉलिड में है। अब हम यही देख रहे हैं कि नेचुरल वाटर कंटेंट किसी सॉइल का निकालें, साइड से कोई सॉइल लेके आए, उसका नेचुरल वाटर कंटेंट निकालेंगे, तो नेचुरल वाटर कंटेंट की वैल्यू के हिसाब से सॉइल किस स्टेज में है, तो वो WN निकाल के यहाँ पुट कर दो, इस IC की वैल्यू के हिसाब से आप बता सकते हो। आपको उस चार्ट को नहीं देखना है, उस चार्ट से हम बच जाएं, इसलिए समझ में तो आता है कि भैया WP से WL के बीच में अगर नेचुरल वाटर कंटेंट आया तो प्लास्टिक स्टेज है, लेकिन इस चार्ट से भी हम बच जाएं तो किसी सॉइल को साइड से लेके आओ, उसका नेचुरल वाटर कंटेंट निकालो और उस WN को यहां रख दो, और IC की वैल्यू देखो, IC की वैल्यू जिस रेंज में है उसके हिसाब से आप बता सकते हो सॉइल कैसी है ना? आपको ऑब्वियस सी बात पता है कि WN अगर WP से कम हो गया तो ऊपर वाली वैल्यू बड़ी आ जाएगी, WL माइनस ये बड़ी आ जाएगी, नीचे WL माइनस WP छोटा हो जाएगा। तो 1 से ऊपर IC आ गया, वेरी स्टिफ हो गई, है ना? तो उसी हिसाब से डिफाइंड है। तो ओवरऑल कोई पूछे कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या देता है? सॉइल की स्टिफनेस, IC जितना ज्यादा होगा उतना ही सॉइल स्टिफ होगी। इसके बाद आता है लिक्विडिटी इंडेक्स, ये उल्टा होता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स का उल्टा, ये जितना ज्यादा होगा सॉइल उतनी लिक्विड होगी। ये सॉइल की लिक्विडिटी यानी कि तरलता बताता है। तो चूंकि ये उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है IC का, तो इसलिए इसका फॉर्मूला भी उल्टा होगा। यहां पे है WN नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस WP। अब अगर सॉइल लिक्विड स्टेज में होगी ना तो ये 1 या 1 से बड़ा होगा, देख लेना। अगर मैं यहाँ पे WL, मान लो किसी सॉइल का नेचुरल वाटर कंटेंट WL के बराबर है, सॉइल को मैं साइड से लेके आया, उसका रियल वाटर कंटेंट नेचुरल वाला देखा, कैसे देखा? ओवन ड्राइंग मेथड से देखा, वो WL के बराबर आ गया। तो अगर WN WL के बराबर होगा तो WL माइनस WP, और ये तो होता ही है WL माइनस WP, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो ये वैल्यू 1 कब आती है? जब आपका WL के बराबर हो। अगर W आपका मान लो WN जो है WL से ज्यादा निकल गया तो ऊपर वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी। ये अगर WL से भी बड़ा है तो ऊपर वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी, नीचे छोटी हो जाएगी। तो अगर वाटर कंटेंट इसके भी आगे निकल गया, मान लो यहां कहीं आ गया WN, तो ऊपर वाली वैल्यू और बड़ी हो गई, तो फिर IL 1 से भी बड़ा आ जाएगा, है ना? मतलब IL जितना बड़ा आ रहा है सॉइल उतनी लिक्विड है। तो ये जस्ट इसका उल्टा है ना? तो यहां अगर मैं लिखूं, इसका जस्ट उल्टा लिखूं, देखो अब इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ, अब ध्यान से देखना, इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ। अगर मैं इधर IC लिख रहा हूं, मैं इधर IL लिख देता हूं, देखो ये IL की वैल्यू लिख देता हूं। इधर क्या है IL? IL है 1 माइनस IC, है ना? अगर आप 1 में से IC को माइनस करोगे, IC के फॉर्मूले को 1 में से माइनस करोगे तो ये बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब ये लेस देन 0 है तो 1 माइनस कोई नेगेटिव वैल्यू,
1 माइनस कोई निगेटिव मान लो माइनस 0.5, क्या हो गया 1 से बड़ा हो गया ना, 1.5 आ गया। तो 1 में से कोई नेगेटिव वैल्यू माइनस करेंगे तो 1 से बड़ा आएगा। इसका मतलब जब IC आपका क्या है, नेगेटिव है, तो इस समय IL क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। और सॉइल क्या होगी, सॉइल हमारी लिक्विड होगी। तो जब सॉइल लिक्विड होती है तो IL 1 से बड़ा आता है और IC 0 से छोटा आता है। IC नेगेटिव आता है, IL 1 से बड़ा आता है। ये 1 माइनस IC करके देख लेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या रेंज आ जाएगी, 1 माइनस ये करेंगे तो यहाँ पे रेंज आ जाएगी 0.75 से 1, ये आ गया यहाँ पे। यहाँ क्या रेंज आ जाएगी, थोड़ा सा और मैं बड़ा करके लिखता हूँ इधर, अब ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 0.5 से 0.25। इसके लिए दोनों रेंज सेम रहती हैं ना, किसके लिए, सॉफ्ट के लिए। सॉफ्ट के लिए दोनों रेंज सेम रहती हैं। 0.5 से 0.25 IL भी रहेगा, IC भी वही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 में से माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 0. ये 1 में से माइनस करो 0. नहीं, इसके लिए सेम नहीं रहेगी, इसके लिए 0.75 से 0.5 रहेगी। हाँ, ये गड़बड़ हो गया, नीचे वाले के लिए सेम रहेगी, नहीं नीचे वाले के लिए भी अलग रहेगी, सबके लिए अलग रहेगी। 0.75 से 0.5 रहेगा, ठीक है, सेम नहीं रहेगी। इसके लिए क्या हो जाएगा, 0.5 से 0.25। फिर इसके लिए क्या रहेगी, इसके लिए रहेगी 0.25 से 0। और इसके लिए क्या रहेगी, वेरी स्टिफ के लिए ये नेगेटिव हो जाएगा। लिक्विडिटी इंडेक्स नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, लिक्विडिटी इंडेक्स नेगेटिव का मतलब हो गया कि सॉइल लिक्विड है ही नहीं। जब सॉइल लिक्विड नहीं है तो सॉइल क्या है, वेरी स्टिफ है ना। थर्ड गलत है, थर्ड क्या गलत है, इसमें क्या गलती है, सही तो है। ग्रेटर देन 1, 0.75 से 1, 0.75 से 0.5, 0.5 से 0.25, 0.25 से 0, 0। अब सही कर दिया मैंने, अब बिल्कुल सही कर दिया, ठीक है, क्लियर सभी को। तो देखो, जो आपका IC वैल्यू होगी किसी भी स्टेज के लिए, अगर 1 में से माइनस करोगे तो आपको IL वैल्यू मिल जाएगी। मतलब IC और IL का जो एडिशन है, IL प्लस IC का जो एडिशन है वो हमेशा 1 आता है। क्लियर, लिक्विडिटी इंडेक्स और कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्लियर है सभी को। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे, सॉरी अगले पार्ट पे। अगला आपका है टफनेस इंडेक्स। टफनेस इंडेक्स क्या बताता है, जैसे कि कंसिस्टेंसी इंडेक्स और लिक्विडिटी इंडेक्स तो स्टिफनेस और लिक्विडिटी बताती हैं। एक स्टिफनेस बताता है, एक लिक्विडनेस बताता है। ये क्या बताता है, टफनेस इंडेक्स बताता है किसी भी सॉइल की शियर स्ट्रेंथ। क्या बताता है, शियर स्ट्रेंथ, कर्तन सामर्थ्य बताता है। कौन सी सामर्थ्य, कर्तन सामर्थ्य। जब सॉइल पे शियर लगेगी तो सॉइल की कितनी स्ट्रेंथ होगी। तो ये अगर टफनेस इंडेक्स यानी कि दृढ़ता सूचकांक अगर ज्यादा होगा तो सॉइल की शियर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। कहाँ पे, किस जगह पे, किस जगह पे, हर सॉइल की कंपैरिजन तो किसी एक वाटर कंटेंट पे करोगे ना। सारे सॉइल का कंपैरिजन किस पे करो, किसी एक वाटर कंटेंट पे। तो एट WP, प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट के समय जब सॉइल अपनी प्लास्टिक लिमिट पे है, जब सॉइल में वाटर कंटेंट WP के बराबर है, तब कितनी शियर स्ट्रेंथ है, ये कौन बताता है, टफनेस इंडेक्स। तो ये होता है IT इज इक्वल टू प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP अपॉन फ्लो इंडेक्स IF। IP क्या है, आप सभी को पता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। IF में पढ़ा चुका हूं कल, फ्लो इंडेक्स। तो इसका रेशियो हमारा क्या हो गया, टफनेस इंडेक्स। टफनेस इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, सॉइल की क्या होगी, शियर स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। कब, प्लास्टिक लिमिट पे। चलिए, अब अगली जो हमारी प्रॉपर्टी है, अगली प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, थिक्सोट्रॉपी। अगली प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, थिक्सोट्रॉपी। थिक्सोट्रॉपी क्या बोलती है, ध्यान से सुनना। देखो, जिन एरियाज में रेत वगैरह होती है या ग्रेवल वगैरह होती है, जिन एरियाज में रेत वगैरह होती है, ग्रेवल वगैरह होता है, उन एरियाज पे जब आप लोड लगाओगे और एक बार सॉइल फेल हो गई तो सॉइल फिर फ्लो करके निकल जाती है, फिर वहां स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। इसीलिए ग्रेवल और सैंड के पार्टिकल बड़े होने के बावजूद भी वहां पे स्ट्रक्चर बनाने में कुछ प्रॉब्लम आती है। लेकिन क्लेई सॉइल्स में या सिल्टी क्लेई सॉइल्स में, जो क्ले और सिल्ट का मिक्सचर होता है, फाइन ग्रेन सॉइल्स में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। कभी आपने लोड लगाया और सॉइल फेल कर गई मान लो, और वो स्ट्रक्चर क्या हो गया, वो स्ट्रक्चर फेल कर गया, बट इसके बावजूद भी अगर मान लो स्ट्रक्चर फेल करके गिर गया,
उसके बावजूद भी अगर उस साइट पे सॉइल काफी देर तक पड़ी रहेगी तो वो सॉइल फिर से अपना कोहेजन डेवलप कर लेती है और फिर से स्ट्रेंथ सॉइल में आ जाती है। वो बात अलग है कि उतनी स्ट्रेंथ नहीं आएगी इनिशियल के बराबर, लेकिन फिर से आ जाती है। तो सॉइल का वह गुण, कौन सा गुण, जिसमें सॉइल कभी मान लो फेल करे, मान लो सॉइल की इनिशियल शियर स्ट्रेंथ इतनी थी, कितनी थी ये, अब मान लो लोड लगा और उस जगह की नीचे की जो सॉइल है, मान लो इस जगह पे लोड लगा, किसी भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर का लोड लगा, यहाँ की सॉइल में क्रैक आ गया, ऐसे करके यहाँ की सॉइल में से करके क्रैक आ गया, फेल हो गई यहाँ की सॉइल। अब क्या होगा, जब फेल हो गई तो स्ट्रक्चर गिर गया। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, ये जो क्रैक है, इस क्रैक के दोनों तरफ की सॉइल आपस में फिर से कांटेक्ट में आने लगती है और ये क्रैक धीरे धीरे करके डिमिनिश होने लगता है। क्यों डिमिनिश होने लगता है, क्योंकि इसके आसपास की सॉइल क्या है ना, फिर से अपने बीच में क्या जनरेट कर रही है, फिर से जो है कोहेजन जनरेट कर रही है, फिर से क्या जनरेट कर रही है, कोहेजन। तो धीरे धीरे क्रैक कम होने लगता है, कम होने लगता है, कम होने लगता है, और धीरे धीरे इतना कम हो जाता है कि सॉइल में फिर से लोड लेने की क्षमता आ जाती है। लेकिन शुरुआत वाली जो स्ट्रेंथ है, ये जो शुरुआत वाली स्ट्रेंथ है, इतनी स्ट्रेंथ कभी ये गेन नहीं करती। मान लो दोबारा ये यहां से जब स्ट्रक्चर फेल हुआ तो इसकी स्ट्रेंथ हो गई 0, ठीक है। अब जब ये दोबारा इसने स्ट्रेंथ गेन किया तो इस दोबारा स्ट्रेंथ गेन करने को हम लोग बोलते हैं हार्डनिंग, एच से डिनोट कर रहे हैं। और जब टूटी थी उस टूटने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रिमोल्डिंग। टूट के जब दोबारा बन रही इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रिमोल्डिंग। टूटी और दोबारा हार्डन हो गई, इसको रिमोल्डिंग बोलते हैं, दोबारा मोल्ड होना। तो जब ये दोबारा बनेगी तो इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, पहले वाले से कितनी कम होगी, इतनी कम होगी। इस कमी को बोलते हैं परमानेंट लॉस ऑफ स्ट्रक्चर ड्यू टू डिसरप्शन। डिसरप्शन की वजह से परमानेंट लॉस ऑफ स्ट्रेंथ इतनी हो गई। लेकिन सॉइल की क्या प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, क्लेई सॉइल की वो प्रॉपर्टी जिसमें सॉइल फेल होने के बाद दोबारा अपनी कुछ स्ट्रेंथ गेन कर लेती है। इस प्रॉपर्टी को थिक्सोट्रॉपी कहते हैं। क्या बोलते हैं, सॉइल की वो प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ रीगेनिंग स्ट्रेंथ by again developing cohesion after failure, after failure। remolding ज्यादा बेटर वर्ड है। फेलियर का मतलब टूट जाना, लेकिन रिमोल्डिंग का मतलब टूट के फिर से जोड़ना, है ना। तो रीमोल्डिंग जब भी वर्ड लिखा जाएगा इसका मतलब तोड़ा गया, तोड़ के फिर से जुड़ गई। तो अगर आप क्लेई सॉइल को तोड़ के थोड़ी देर तक रख दोगे, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, टूटी हुई सॉइल में फिर से कोहेजन आ जाएगा। ये आपका 10 दिन में भी हो सकता है, 15 दिन में भी हो सकता है, महीने भर में भी हो सकता है, या 6 महीने में भी हो सकता है। अलग अलग सॉइल में अलग अलग समय लगता है। तो सॉइल की वह गुण जिसमें सॉइल की दोबारा स्ट्रेंथ गेन हो जाती है वो थिक्सोट्रॉपी कहलाती है। बात में समझ में आ गई। अब अगर इस रिमोल्डेड सॉइल को फिर से तोड़ोगे और तोड़ने के बाद थोड़ी देर तक छोड़ दोगे, दोबारा स्ट्रेंथ गेन करेगी, दोबारा हार्डन होगी, लेकिन अब की बार फिर से स्ट्रेंथ पहले वाले के बराबर नहीं होगी, है ना। तो हमेशा जो आपकी रीमोल्डेड सॉइल होती है, इनिशियल सैंपल की स्ट्रेंथ मान लो अगर S1 है और सॉइल को आप बार बार तोड़ रहे हैं, बार बार तोड़ रहे हैं, तो जो फाइनल स्ट्रेंथ है वो S1 के बराबर नहीं आती है। S1 से थोड़ी सी क्या आती है, S1 से थोड़ी सी कम आती है। समझ में आ गया। तो फाइनल जो स्ट्रेंथ है S2 वो S1 से कम आती है। अगर आप बार बार तोड़ेंगे तो ये ऐसे नीचे आई, फिर गिरी, फिर नीचे आई, फिर गिरी, फिर नीचे आई, फिर गिरी, तो एक आपकी बार बार तोड़ने जोड़ने पे एक स्ट्रेंथ आपकी ये वाली मेंटेन हो जाएगी, इतनी स्ट्रेंथ आपकी मेंटेन हो जाएगी। समझ में आया। तो सॉइल की जो पहली स्ट्रेंथ है वो इतनी है, दोबारा जब आपने तोड़ा तो सॉइल इतनी स्ट्रेंथ पे गेन कर ली, तिबारा तोड़ा तो इतनी स्ट्रेंथ बची, बार बार तोड़ेंगे तो लास्ट में इतनी बचेगी सिर्फ। समझ में आ गई बात कि सॉइल को आप बार बार तोड़ेंगे तो सॉइल अपनी कुछ ना कुछ जो लॉस्ट स्ट्रेंथ है उसको गेन कर लेती है। फिर से लॉस हुई, फिर से गेन कर लिया। क्विक सैंड कंडीशन आएगी क्या, क्विक सैंड कंडीशन इस चैप्टर में है ही नहीं। क्विक सैंड कंडीशन है आपका कहाँ पे, जब आप इफेक्टिव स्ट्रेस पढ़ोगे, सीपेज पढ़ोगे, सीपेज में है क्विक सैंड, परमिबिलिटी के बाद और सीपेज की स्टार्टिंग में। बात समझ में आ गई कि सॉइल की दोबारा स्ट्रेंथ को गेन करने की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, थिक्सोट्रॉपी। ठीक है, मृदा की दोबारा शक्ति प्राप्त
करने का गुण, मृदा का दोबारा शक्ति प्राप्त करने का गुण क्या कहलाता है? थिक्सोट्रॉपी, है ना। किसकी वजह से? बार बार कोहेजन लगने की वजह से। क्लियर है सर? यूईसी और यूसीएस क्या है? हमको नहीं पता यूईसी और यूसीएस क्या है ना। यूईसी है उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस और यूसीएस है उत्कर्ष क्लासेस में सॉइल मैकेनिक्स। यूसीएस क्या है? उत्कर्ष क्लासेस सॉइल मैकेनिक्स, और यूईसी है उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस। बाकी अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है ना। यूनिफाइड इंजीनियर्ड सॉइल क्या है, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। ये देखो आ गया यूसीएस, आ गया यूसीएस, अब यहाँ पढ़ेंगे, है ना। जब यहाँ पे क्यों नहीं बताया मैंने यूसीएस और यूईसी, क्योंकि अभी आपका आगे आ रहा है। क्या है देखो, यूसीएस अनडिस्टर्ब्ड और यूसीएस रीमोल्डेड, ये क्या है? देखिए, जब भी कभी आपका सुंदरकांड शुरू होने वाला होता है ना, सुंदरकांड के बारे में नहीं पूछते क्योंकि सुंदरकांड शुरू होने वाला ही है, तब पूछ लेंगे। तो यूसीएस का मतलब सबसे पहले क्या है? कोई भी सॉइल क्या होती है? दो टाइप की होती है, एक होती है कन्फाइंड और एक होती है अनकन्फाइंड। कन्फाइंड क्या होती है? मान लो कि ये आपका ग्राउंड है, अब यहाँ पे ग्राउंड में सॉइल के पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। सॉइल पार्टिकल के साथ साथ क्या होगा? सॉइल पार्टिकल के साथ साथ इसके आसपास भी यहाँ कहीं भी सॉइल ही तो होगी। तो ये सॉइल की वजह से ये इंटरनल वाला जो आपका सॉइल है, ये क्या है? कन्फाइंड है। कन्फाइंड का मतलब इसके आसपास दूसरी सॉइल्स भी हैं, इसके आसपास क्या है? दूसरे सॉइल पार्टिकल भी हैं। लेकिन यहाँ से जब आप कोई सैंपल कट करके निकाल लेते हो, यहाँ से जब आप कोई सैंपल कट करके निकाल लेते हो, इतना सैंपल मान लो हमने कट करके निकाल लिया, इतना सैंपल हमने कट करके निकाल लिया, तो अब इस सैंपल के चारों तरफ क्या सॉइल के पार्टिकल्स होंगे? पहले तो हर सॉइल पार्टिकल के चारों तरफ कोई ना कोई पार्टिकल था, कोई भी पार्टिकल आप लेते, इन सब के चारों तरफ पार्टिकल्स थे, कन्फाइन कर रहे थे इसको। लेकिन अभी है क्या? तो जब आप सैंपल साइड से निकाल के ले आते हो, तो वो सैंपल के चारों तरफ क्या होता है? चारों तरफ सॉइल नहीं रहती। अभी तो चारों तरफ सॉइल थी, तो पहले सैंपल साइड पे कन्फाइंड होता है, लेकिन जब आप उसको बाहर निकाल लेते हो तो चारों तरफ सॉइल नहीं होती, इसलिए सैंपल अनकन्फाइंड हो जाता है। अनकन्फाइंड समझ में आ गया? तो यूसीएस का पहला यू जो है वो अनकन्फाइंड के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? यूसीएस का जो यूसीएस है, इसका पहला जो यू है वो क्या बोल रहा है? अनकन्फाइंड के बारे में बता रहा है। अब सीएस क्या है? अब सीएस क्या है? अब यूसीएस में सीएस क्या है? तो सीएस है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अनकन्फाइंड समझ में आ गया होगा कि सॉइल को जब आप सैंपल बना के लेके आते हो तो आसपास वाली सॉइल हट जाती है, तो सैंपल कन्फाइंड से अनकन्फाइंड हो गया। और सीएस का मतलब हो जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मतलब जब हम लोड लगा रहे हैं तो कितनी स्ट्रेस पे फेल कर रहा है, ये हो गया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, क्लियर? अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यूसीएस को बोलते हैं। अब अनडिस्टर्ब्ड क्या हो गया? अनडिस्टर्ब्ड का मतलब हो गया साइड से सैंपल कट करके ला रहे हैं और टेस्ट कर दिया विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। ठीक है। रिमोल्डेड का मतलब क्या हुआ कि साइड से जो सैंपल लाया था हमने उसको टेस्ट किया तो वो टूट गया, उसको दोबारा हमने खड़ा कर दिया, रिमोल्ड कर दिया। तो दोबारा जब हम रिमोल्ड करेंगे तो रिमोल्ड करने में क्या होगा? दोबारा स्ट्रेंथ गेन करेगा, इतनी स्ट्रेंथ आएगी। तो पहली बार टेस्टिंग में ये स्ट्रेंथ ही है, ये यहां से लेके यहां तक इतनी, और जब हमने दोबारा टेस्टिंग किया तो इतनी स्ट्रेंथ आई। ठीक है, तो इनिशियल अनडिस्टर्ब्ड स्ट्रेंथ इतनी थी और तोड़ने के बाद दोबारा बनाया, स्ट्रेंथ कुछ गेन हुई और हमने टेस्ट किया तो इतनी स्ट्रेंथ आ गई। तो इसी का रेशियो, जब हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं, बिल्कुल फ्रेश सैंपल लेके आते हैं, उसको हमने लोड लगाया, उसकी स्ट्रेंथ, और जब हमने उसको तोड़ के दोबारा हमने उसकी टेस्टिंग करी रिमोल्डेड सैंपल की, तो उसकी स्ट्रेंथ। अच्छा, ये 1 आएगा, 1 से ज्यादा आएगा या 1 से कम आएगा? ये वैल्यू, ये S जो है ये 1 से ज्यादा आएगा, कम आएगा, या फिर 1 के बराबर आएगा? बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। यूसीएस समझ में आ गया ना? अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो जो अनडिस्टर्ब सैंपल की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, रिमोल्डेड की कम होती है, तो ये वाली वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा आएगी, 1 या 1 से ज्यादा। इस रेशियो को हम लोग बोलते हैं, अनडिस्टर्ब सॉइल की स्ट्रेंथ और रिमोल्डेड सैंपल की स्ट्रेंथ के रेशियो को हम बोलते हैं संवेदनशीलता, यानी कि सेंसिटिविटी। ये बताता है कि सॉइल का सैंपल तोड़ने के बाद कितनी स्ट्रेंथ लॉस कर जाता है। ये बताता है कि सॉइल का सैंपल जब आप तोड़ दोगे तो तोड़ने के बाद ये वाला जो परमानेंट लॉस है, ये
ये परमानेंट लॉस कितना होता है। भैया ये परमानेंट लॉस जितना ज्यादा होगा, ये परमानेंट लॉस जितना ज्यादा होगा उतना इसमें S1 और इसमें अंतर होगा, है ना, उतना ही यूसीएस अनडिस्टर्ब्ड हो गया ये, और ये यूसीएस रिमोल्डेड हो गया, है ना। ये यूईसी नहीं है, यूसीएस है ये भी आपका क्या है, यूसीएस ही है, यूसीएस ही है ये। तो उतना ही इसमें अंतर होगा, है ना। तो यूसीएस और यूसीएस रिमोल्डेड और यूसीएस अनडिस्टर्ब्ड में अंतर ज्यादा कब होगा, अंतर ज्यादा तब होगा जब आपका तोड़ने के बाद सैंपल की स्ट्रेंथ बहुत कम मिले। क्लियर, समझ में आ गया। कंस्ट्रक्शन मटेरियल की क्लास भी होती है आपके चैनल, बिल्कुल होती है, सब होगी, सब पढ़ाया जाएगा सिविल इंजीनियरिंग में। तो ये वैल्यू आपकी 1 से ज्यादा होगी, पहली चीज। अगर ये वैल्यू 1 आ रही है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि तोड़ने के बाद जब स्ट्रेंथ गेन हुई, अगर ये वैल्यू 1 आ रही है तो तोड़ने के बाद स्ट्रेंथ तो लॉस हुआ, लेकिन जब दोबारा गेन हुआ तो यहां पहुंच गया, ऐसे पहुंच गया, ऐसे, तभी तो आपका अनडिस्टर्ब्ड और रिमोल्डेड बराबर आ गया। तो अगर ये वैल्यू 1 आएगी तो इसका मतलब तोड़ने के बाद जब स्ट्रेंथ गेन हुई, इसको तोड़ने के बाद जब स्ट्रेंथ दोबारा गेन हुई तो पूरी की पूरी स्ट्रेंथ वापस गेन हो गई। समझ में आया कि नहीं, बोलो। तो ये वैल्यू अगर 1 हो गई, इसका मतलब सॉइल सेंसिटिव नहीं है, सॉइल को तोड़ने के बाद उसमें परमानेंट लॉस नहीं होता है। तो अगर ये वैल्यू 1 से कम है तो सॉइल इनसेंसिटिव कहलाती है ना। सर ये 1 से कम भी हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखा है क्या ये सर, समटाइम्स लेस देन 1 भी हो सकता है क्या, कौन बताएगा। सर यहां तो आपने बोला था 1 या 1 से ज्यादा होगा, अब इधर लिखा हुआ है पहले में ही लेस देन 1 लिखा है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा सॉइल स्ट्रक्चर जब पढ़ाऊंगा कि हनी कॉम्ब्ड इन स्ट्रक्चर ये क्या होता है। हनी कॉम्ब, देखो एक हनी कॉम्बिंग होती है, एक होती है क्रैकिंग। मान लो आप साइड से स्ट्रक्चर लेके आए, आप रन ऑफ कच्छ में गए, रन ऑफ कच्छ, कितने लोग रन ऑफ कच्छ गए हैं, कितने लोग रन ऑफ कच्छ गए हैं, रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ के आप जब टॉप पे देखोगे, टॉप से रन ऑफ कच्छ देखोगे या फोटो देखी होगी, तो रन ऑफ कच्छ में साइड में आपको ऐसे क्रैक दिखते हैं, है ना, दिखते हैं कि नहीं ऐसे करके। अरे भाई राजस्थान का और गुजरात का बहुत सारा रीजन है जहाँ पे आपको सरफेस पे क्रैक दिखते हैं पानी की कमी की वजह से, है ना। तो अगर आप सैंपल ऐसी जगह से लेके आओगे जहाँ पे साइट में क्या है, सॉइल के अंदर बड़े बड़े क्रैक्स हैं, तो वहां से जब आप अनडिस्टर्ब सैंपल लेके आओगे तो क्या होगा बताओ, अनडिस्टर्ब सैंपल में ऐसे करके क्रैक्स होंगे बहुत सारे, ठीक है। जब आप उसको टेस्ट करोगे, जब आप इसको टेस्ट करोगे अनडिस्टर्ब्ड सैंपल को, तो ये क्रैक्स होने की वजह से उसकी अनडिस्टर्ब्ड स्ट्रेंथ कम आएगी। मान लो ये आ गई आपकी 100, ठीक है। जब ये टूट गया, टूटने के बाद उसने आपने इसको दोबारा जोड़ा, जब आपने इसको दोबारा जोड़ा तो ये वाले क्रैक्स क्या हो जाएंगे, जब दोबारा ऐसे हाथ से जोड़ोगे तो ये वाले क्रैक्स दब जाएंगे, मिट्टी के क्रैक्स क्या हो जाएंगे, भर जाएंगे, और जब ये क्रैक्स भर जाएंगे तो रिमोल्डेड वाली सॉइल ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो कई बार ऐसा होता है ये 100 है और ये 105 आ रहा है, ये किस केस में होता है, ये स्पेशल केस में होता है जहाँ सॉइल के अंदर नेचुरल स्टेज में, अनडिस्टर्ब्ड स्टेज में या तो क्रैक्स थे और या तो वाइट्स बड़े बड़े थे। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई कि सर ये समटाइम्स क्या हो सकता है, समटाइम्स सर ये लेस देन 1 भी हो सकता है। कब हो सकता है, जब नेचुरल स्टेज में हम सॉइल लेके आ रहे हैं, उसमें क्रैक है, उसको टेस्टिंग किया, स्ट्रेंथ कम आई, लेकिन जब दोबारा रिमोल्ड किया तो वो क्रैक भर गए, रिमोल्डिंग करने से, भाई दोबारा सैंपल बनाएंगे हाथ से तो क्रैक्स भर गए, और अब जब हमने टेस्टिंग किया तो अब स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज्यादा आ गई। बात समझ में आ गई। तो समटाइम्स ये लेस देन 1 हो सकता है जब स्ट्रक्चर में क्रैकिंग या फिर हनी कॉम्बिंग है, ठीक है। क्रैकिंग या हनी कॉम्बिंग क्या हो गई, क्रैकिंग का मतलब बड़े बड़े क्रैक्स आना, हनी कॉम्बिंग का मतलब बड़े बड़े वाइट्स होना। तो हनी कॉम्ब्ड इन द स्ट्रक्चर्स और क्रैक्स दोनों चीजें हो सकती हैं। समझ में आ गई बात कि ये लेस देन 1 हो सकता है क्या, बिल्कुल स्पेशल केसेस में लेस देन 1 भी हो सकता है, बट मोस्टली जो है 1 से ज्यादा होता है। अच्छा 1 से 4 में क्या होगा, 1 से 4 में सॉइल लेस सेंसिटिव कहलाएगी या नॉर्मल सेंसिटिव कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर ये 4 से 8 है तो सॉइल सेंसिटिव कहलाएगी, ठीक है, क्लियर। और फ्लोकुलेंट सॉइल या हनी कॉम्ब्ड फ्लोकुलेंट में ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद 8 से 16 क्या है, 8 से 16 में एक्स्ट्रा सेंसिटिव कहलाएगी, और 16 के ऊपर सॉइल अनस्टेबल कहलाएगी। इसको हम क्विक भी बोल सकते हैं, अनस्टेबल और क्विक।
सर अनस्टेबल क्यों बोल रहे हो? क्योंकि भैया अगर सॉइल, मान लो कि आप जिस घर में रह रहे हो, कभी कभी क्या होता है बरसात के समय इतना पानी बरस जाता है कि जिस घर में आप रह रहे हैं ना उसके नीचे की मिट्टी क्रैक होने लगती है। लेकिन इस किस चीज की वजह से? थिक्सोट्रॉपी की वजह से, सेंसिटिविटी नहीं, थिक्सोट्रॉपी की वजह से सॉइल अपनी स्ट्रेंथ थोड़े दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में अपनी स्ट्रेंथ को गेन कर लेती है। ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ को गेन कर लेती है। ठीक है, तो इस स्ट्रेंथ को गेन करने की वजह से क्या होता है, इस स्ट्रेंथ को गेन करने की वजह से क्या होता है कि आपके घर के नीचे की मिट्टी में क्रैक तो आया, लेकिन वो क्रैक में क्या हो गया, 1-2 महीने बाद बरसात जब गई तो क्रैक कवर हो गया और आपके घर का लोड ले लिया उसने। इसीलिए आप देखते हो कि ज़्यादातर लोग घर कहाँ बनाते हैं, जहाँ पे सिल्टी क्ले या क्लेई सॉइल होती है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा बहुत क्रैक भी आए तो धीरे धीरे करके फिर से स्ट्रेंथ गेन हो जाती है। लेकिन अगर क्रैक होने के बाद स्ट्रेंथ में लॉस 16 गुना हो जाए, है ना, अनडिस्टर्ब जो थी और क्रैक आने के बाद स्ट्रेंथ 16 गुना कम हो गई, तब आपकी प्रॉब्लम आ जाएगी सॉइल में कि भैया बरसात में क्रैक आया, दोबारा स्ट्रेंथ गेन तो हुई, लेकिन पहले स्ट्रेंथ आपकी मान लो 96 थी और अब 16 गुना कम होकर 6 बची। अब प्रॉब्लम है। अब बरसात जब जाएगी तो बरसात के पहले आपकी स्ट्रेंथ 96 थी, चूंकि सॉइल एक्स्ट्रा सेंसिटिव थी, बहुत ज्यादा सेंसिटिव थी, अनस्टेबल थी, तो इस वजह से क्या हुआ, 16 गुना लॉस हो गया स्ट्रेंथ में, और 96 की बजाय 6 स्ट्रेंथ बची, तो इसमें आपका स्ट्रक्चर गिर जाएगा। समझ में आया? क्लियर? थिक्सोट्रॉपी सॉइल टाइप पे डिपेंड है, जितनी सॉइल अच्छी होगी उतना ही थिक्सोट्रॉपी अच्छी होगी उसकी। ठीक है, थिक्सोट्रॉपी सॉइल टाइप पे डिपेंड है। तो मैंने एग्जांपल दिया जस्ट कि अगर कोई क्लाइमेट खराब होगा तो क्या होगा, अच्छी सॉइल खराब क्लाइमेट में क्या करेगी, स्टैंड कर जाएगी, उसकी सेंसिटिविटी कम होगी। खराब सॉइल क्या होगी, इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी, जैसे ही रिमोल्डेड में आई स्ट्रेंथ 16 गुनी कम हो गई, बर्बाद हो गई, स्ट्रक्चर गिर गया। क्लियर? तो सेंसिटिविटी बताती है कि सॉइल किसी भी इन्वायरमेंटल चेंज या लोड चेंज के लिए कितनी सेंसिटिव है। क्लियर? अब आते हैं एक्टिविटी यानी कि सक्रियता पे। ये बताता है कि सॉइल में स्वेलिंग और श्रिंकेज कितना कम या ज़्यादा हो सकता है। सॉइल में स्वेलिंग या श्रिंकेज कितना कम या ज़्यादा हो सकता है। एक्टिविटी का जो फॉर्मूला है, इसको हम एक्टिविटी रेशियो भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिविटी रेशियो भी बोलते हैं। एक्टिविटी रेशियो बोलते हैं। ये क्या होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स आईपी अपॉन परसेंटेज क्ले। परसेंटेज क्ले का मतलब परसेंटेज ऑफ पार्टिकल्स लेसर देन 2 माइक्रोन। 2 माइक्रोन से नीचे पार्टिकल का परसेंटेज कितना है सॉइल में, तो आईपी बाई परसेंटेज क्ले। जैसे मान लो कोई सॉइल में 10% पार्टिकल 2 माइक्रोन से नीचे हैं, है ना, तो आप यहाँ पे क्या रख दोगे, 10 रख दोगे, और आईपी आप परसेंटेज में रखते ही हो, तो इससे आपको एक्टिविटी मिल जाएगी। अच्छा, एक्टिविटी के लिए वैल्यू क्या होनी चाहिए, देखो अगर आपका आईपी और परसेंटेज क्ले के बीच में अगर हम बनाएं तो ये वाली रेंज जो है एक्टिव सॉइल की, कौन सी, इस लाइन के ऊपर वाली, कौन सी लाइन के ऊपर वाले सर जी, ये जो आपकी मैंने रेड वाली लाइन बनाई है, इस रेड लाइन के ऊपर वाली सॉइल कौन सी है, एक्टिव सॉइल है। एक्टिव सॉइल के लिए जो आपका एक्टिविटी रेशियो 80 है, इसकी वैल्यू 80 की वैल्यू ग्रेटर देन 1.25 होनी चाहिए। इस रेड लाइन और इस ग्रीन लाइन की जो बीच की रेंज है वो कहलाती है, उसमें सॉइल कहलाती है नॉर्मल एक्टिव। आगे एक्टिव भी लिखना जरूरी है। नॉर्मल एक्टिव के केस में जो 80 की वैल्यू होती है वो आपकी होती है 0.75 से लेके 1.25। एंड अगर आपकी कोई भी सॉइल इस ग्रीन वाली लाइन से नीचे है, अगर आईपी और परसेंटेज क्ले के बीच में आप ग्राफ बनाएंगे तो वो सॉइल कहलाती है इनएक्टिव। इनएक्टिव के केस में जो 80 का फॉर्मूला होता है, अगर आप उससे वैल्यू निकालेंगे तो 80 आपकी 0.75 से कम आएगी। तो अगर 80 आपकी 0.75 से कम है तो आपकी सॉइल क्या कहलाएगी, आपकी सॉइल इनएक्टिव कहलाएगी। ठीक है, इतना क्लियर है कि नहीं, बताओ इतना क्लियर है कि नहीं। एक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी सॉइल में स्वेलिंग और श्रिंकेज जितना ज्यादा होगा। जैसे कि मान लो मॉन्ट
मोरिलोनाइट, ये क्या है? बहुत एक्टिव मिनरल है ना। मॉन्ट मोरिलोनाइट बहुत एक्टिव है ना, मैंने बताया था शुरुआत में कि बेंटोनाइट सॉइल में मॉन्ट मोरिलोनाइट होता है, जिसकी वजह से सॉइल बहुत ज़्यादा स्वेल और श्रिंक करती है। ब्लैक कॉटन सॉइल में भी यही होता है। तो मॉन्ट मोरिलोनाइट का अगर आप 80 निकालेंगे एक्टिविटी रेशियो, तो वो आता है लगभग 7 to 9 के बीच में। अलग अलग टाइप का होता है, सोडियम मॉन्ट मोरिलोनाइट है कि कैल्शियम मॉन्ट मोरिलोनाइट है, तो ये 7 to 9 के बीच में आता है। समझ में आया? इज इट क्लियर? तो जो आपका मॉन्ट मोरिलोनाइट है उसका एक्टिविटी बहुत हाई आता है। और अगर छोटी मोटी कोई सॉइल जैसे कि केओलिनाइट, एक और है केओलिनाइट, केओलिनाइट जो है वो इतना एक्टिव नहीं है। और कौन सा है? केओलिनाइट, ये भी एक मिनरल है, ये उतना एक्टिव नहीं है। इसका एक्टिविटी रेशियो 80 जो आता है 0.1 आता है। तो दिस इज नॉट दैट मच एक्टिव, है ना। एक और मिनरल है, उसका नाम है इलाइट। इलाइट, उसका एक्टिविटी जो वैल्यू है 80, 0.9 आता है। ये आपका नॉर्मल एक्टिव है इलाइट, है ना। तो कई बार पूछता है आपसे इन तीनों मिनरल में सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन सा है? मॉन्ट मोरिलोनाइट। सबसे कम एक्टिव कौन सा है? केओलिनाइट। इलाइट क्या है? इलाइट नॉर्मली एक्टिव है, बहुत ज़्यादा एक्टिव भी नहीं है, बहुत कम एक्टिव भी नहीं है। तो ये तीन आपके क्ले मिनरल्स हो गए जिसके बारे में कभी कभी पूछ लेता है। इज इट क्लियर? तो कोई मिनरल आपका एक्टिव है कि इनएक्टिव है, वो एक्टिविटी रेशियो या फिर सक्रियता रेशियो से निकलता है, सक्रियता अनुपात 80 से निकलता है। क्लियर? बोलिए, यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़े। एक्टिविटी रेशियो या फिर सक्रियता अनुपात, इसको ऑनली एक्टिविटी भी बोल सकते हैं, ऑनली एक्टिविटी या ऑनली सक्रियता भी बोल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में करो, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और यार सेशन शेयर करो, बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ने चाहिए भाई, आज इतने कम स्टूडेंट्स के जुड़े हुए हैं। जल्दी से सेशन शेयर करो, लाइक पे क्लिक करो, बहुत कम स्टूडेंट्स ने आज लाइक कर रखा है। क्विकली शेयर करो, फिर अगले हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। चलिए, सभी को क्लियर होगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। मैंने आपसे बोला था ना कि हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, चलिए जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जल्दी जल्दी हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इससे। क्या क्वेश्चंस है? चलिए देखते हैं एक बार। तो कुछ क्वेश्चंस तो मैंने आपको करवाए थे शुरुआत की क्लासेस में, और बोला था कुछ क्वेश्चंस हम लोग आगे करेंगे। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस और आगे वाले कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक मैंने आपको शुरुआत की 1-2 क्लासेस में करवा दिया था, और चैप्टर 1 से मैंने बोला था कि आपके 7-8 क्वेश्चंस और आए हैं। कहाँ पे आए हैं? MPPB सब इंजीनियर में आए, मैंने आपको बताया था। देखिए, तो वो वाले क्वेश्चन भी हम लोग कर लेते हैं। फिर हम लोग बढ़ेंगे चैप्टर 2 की तरफ, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल की तरफ, और फिर उसके भी कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। सर एक्टिविटी से क्या हम सॉइल की स्ट्रेंथ के बारे में कुछ बोल सकते हैं? एक्टिविटी से हम लोग सॉइल की स्ट्रेंथ के बारे में डायरेक्टली नहीं बोल सकते। एक्टिविटी से सिर्फ हम सॉइल की श्रिंकेज एंड स्वेलिंग के बारे में बोल सकते हैं। अगर आपको सॉइल की स्ट्रेंथ के बारे में कुछ बोलना है, टफनेस इंडेक्स के बारे में बोल सकते हो, टफनेस इंडेक्स से निकाल सकते हैं सॉइल की स्ट्रेंथ, लेकिन एक्टिविटी से नहीं निकाल सकते। सर मेरे पास कोई बुक नहीं है, बस क्या नोट्स हैं? अरे बहुत है, नोट्स बहुत है यार, आपको एक एक चीज़ बताई जा रही है। नोट्स आर मोर देन सफिशिएंट। और मैं आपको अभी से अनाउंस कर दूं कि हमारे उत्कर्ष के ऐप में, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, उत्कर्ष के ऐप में जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, उस उत्कर्ष के ऐप में आपके प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं। अभी जो प्रैक्टिस सेट अपलोड हो रहे हैं वो हैं एसएससी जेई के। एसएससी जेई के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सबके प्रैक्टिस सेट अपलोड हो गए, क्योंकि एमपीपीबी सब इंजीनियर के तो हम लोग क्लास में करा रहे हैं सारे क्वेश्चन। बाकी अगर आपको और प्रैक्टिस करने हैं तो एसएससी जेई के भी प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। आपको कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो बुकलेट है, प्रैक्टिस बुकलेट है, वो आपको ऐप पे बिल्कुल फ्री उपलब्ध है। तो आप उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें, वहाँ इंजीनियरिंग सेक्शन में जाएं, वहाँ पे आपको एसएससी जेई की पूरी फ्री बुक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड पूरी फ्री बुक आपकी अवेलेबल है। ठीक है,
चलिए, तो उसमें आपको अभी एसएससी जेईई का मिल जाएगा, और बहुत जल्दी हम लोग और भी एग्जाम्स का लेके आ रहे हैं, और भी एईजी एग्जाम्स है इनका लेके आ रहे हैं। एमपीपीबी के लिए भी बहुत कुछ करना अभी है, थोड़ा सा आपका एग्जाम, थोड़ा सा क्लासेस आगे बढ़े तो अभी उसके लिए भी बहुत सारे टेस्ट वगैरह हम लोग लेना स्टार्ट कर रहे हैं। 2020 हो 2019 हो, कोई भी पेपर हो, सबका आपको मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा और ऐप में भी मिल जाएगा। लेक्चर्स काफ़ी होंगे, मोर देन सफिशिएंट है लेक्चर्स, मोर देन सफिशिएंट लेक्चर्स हैं। डेली बोल रहा हूँ, आप लोग 6 सेशन हो चुके हैं, 5 सेशन हो चुके हैं, छठा है आज, आपको पता ही है ना। हम लोग ऑलमोस्ट आज 2 चैप्टर खत्म कर देंगे, और अगर आप 10-12 क्लासेस कर लेंगे तो पूरी सॉइल खत्म हो जाएगी, ठीक है। किसी का और क्वेश्चन है तो बताइए, 11 नंबर का आंसर दो। हाइड्रोमीटर टेस्ट फॉर ग्रेन साइज एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट, कण आकार विश्लेषण के लिए एक हाइड्रोमीटर परीक्षण निम्न सिद्धांत पे आधारित है। बताइए किसका क्या क्वेश्चन है। देखिए, उत्कर्ष बिल्कुल बाकी प्लेटफॉर्म से अलग इस तरीके से है कि टेलीग्राम में आपको बिल्कुल अलग प्रकार का जो है चीज़ें मिल रही हैं, यूट्यूब क्लासेस के नोट्स मिल रहे हैं, और आपको जितने भी मटेरियल अवेलेबल है सब टेलीग्राम में मिल रहा है। ऐप में आपको बिल्कुल अलग मिल रहा है, बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज मिल रही है। सारी बुक्स जो हैं आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगी, उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात, हर क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन है। उत्कर्ष में जो आपको बुक मिल रही है, जैसे एसएससी जेईई की प्रीवियस ईयर की आपको बुकलेट चाहिए तो आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, आप उत्कर्ष ऐप में जाएं, वहाँ पे एसएससी जेईई में जाएं, वहाँ पे मॉडल पेपर्स में चले जाएं, वहाँ पे आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक मिल जाएगी पीडीएफ फॉर्म में। उसको जैसे ही आप खोलोगे उसका वहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हो, वहाँ पे टेस्ट फॉर्म में अवेलेबल, उसको ABCD आप वहाँ टिक कर सकते हो। जब आपका टेस्ट खत्म हो जाएगा तो हर क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन भी आप देख सकते हैं, है ना। वीडियो सोल्यूशन नहीं देखना चाहते तो ऑडियो सोल्यूशन भी आप सुन सकते हैं। तो सारे अवेलेबल हैं, आपको बुक खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ में आया। टेस्ट सीरीज आपको उत्कर्ष ऐप में बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो बुकलेट है वो भी बिल्कुल फ्री अवेलेबल है, और वो स्मार्ट मोड में अवेलेबल है। मतलब जब आप उस बुक को खोलेंगे तो मॉडल पेपर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ जाएंगे। सब कुछ फ्री अवेलेबल है, ठीक है। हाँ जी, सब फ्री है, कुछ भी पेड नहीं है अभी, सब फ्री अवेलेबल है, ठीक है। चलिए अब देखिए सर प्लीज़ रिप्लाई टू माय क्वेश्चन, यूपी स्टूडेंट अप्लीकेबल है। सारे स्टेट के, ऑल इंडिया के जो है स्टूडेंट अप्लीकेबल हैं, सिर्फ उनको एमपी में रहना ज़रूरी है। अगर वो एमपी में रह रहे हैं तो एमपी रिजाइडिंग है, भले ही एमपी का डोमिसाइल नहीं है, वो एलिजिबल हैं। बात समझ में आ गई। चलिए, आपको पता है कि ये किस पे आधारित है, हाइड्रोमीटर हो या पिपेट एनालिसिस हो, ये किस पे आधारित है। ये इस चीज़ पे आधारित है कि जितना बड़ा कण होगा उसकी वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 0.09 इंटू डी इन mm का स्क्वायर इतना मीटर पर सेकेंड। हाइड्रोमीटर में क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 0.09 डी mm का स्क्वायर। वेलोसिटी को हम लोग HE/T लिख देते हैं, इज इक्वल टू 0.09 इंटू डी mm का स्क्वायर। और इसीलिए आप DMM भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, 1.105 इंटू √HE/T इतना mm आप निकाल सकते हो, जहां पे HE आपको मीटर में रखना है और T आपको सेकंड में रखना है। क्लियर। तो आप जान लो कि जितना बड़ा पार्टिकल होगा उतना ही ज्यादा फास्ट वेलोसिटी होगी। v इज इक्वल टू 0.09 डी स्क्वायर का मतलब ये है कि जितना बड़ा साइज होगा वेलोसिटी उतनी फास्ट होगी, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे पहले में लिखा हुआ है द ग्रेन्स ऑफ डिफरेंट साइजेस फॉल थ्रू अ लिक्विड एट डिफरेंट वेलोसिटीज। बिल्कुल सही लिखा हुआ है पहला ही। क्या दूसरा तीसरा चौथा भी सही लिखा हुआ है तो ऑल ऑफ द अबव भी हो सकता है। द ग्रेन्स ऑफ डिफरेंट साइज फॉर्म क्लस्टर, बिल्कुल गलत है। अगर क्लस्टर फॉर्म करेंगे तो क्लस्टर को तो हटाना होता है, फ्लॉक को हटाना होता है, फ्लॉकुलेटिंग डीफ्लॉकुलेटिंग एजेंट भी डालते हैं हमें ना, सोडियम ऑक्जेलेट, सोडियम हेक्सामेटा, ये सारी चीज़ें डालते हैं हम लोग, सोडियम थायोसल्फेट, ये सब। तो ये हम लोग गलत है, बिल्कुल गलत है। द इंड्यूस्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेपरेट आउट द पार्टिकल बेस्ड ऑन देयर ग्रेन साइज। तो सेंट्रीफ्यूगल का तो यहाँ काम ही नहीं होता, है ना। यहाँ से रोटेशन वाला का तो काम ही नहीं होता, कोई चीज़ गोल गोल घूम रही है ना। तो सेंट्रीफ्यूगल वाला भी नहीं है। फिर द रिपल्शन ऑफ वाटर कॉजेज ग्रेन टू सेटल, ये रिपल्सन वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं है। बस ये है जितना बड़ा साइज होगा उतना फास्ट क्या करेगा, नीचे की तरफ जाएगा। स्टोक्स लॉ पे आधारित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए पार्ट। बिल्कुल सिंपल है, समझ में आ गया। अच्छा, इससे एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, है ना। इससे क्या करते हैं, इससे सर जी एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन करा देता हूँ हमको, इससे एक तुमको मैं क्वेश्चन भी करा देता हूँ। चलो इस वाले कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है क्वेश्चन हमारा, इस वाले कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन क्या है सर जी, क्वेश्चन पढ़िए भाई इसको, क्या क्वेश्चन है।
ए सॉइल सैंपल कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, ये दिख रहा है कि नहीं, इसको बड़ा कर दूं क्या? चलो इसको बड़ा कर देता हूं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं मैं। अब बताना दिख रहा है? अब बताओ, आप सभी को दिख रहा है? आप सभी को दिख रहा है? क्वेश्चन क्या है? एक सॉइल सैंपल है जो कि कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल रेंजिंग फ्रॉम 0.6 mm से 0.02 mm। क्या स्टोक्स लॉ वैलिड है? स्टोक्स लॉ वैलिड है 0.2 mm से लेके 0.0002 mm तक, है ना? 0.2 mm से लेके 0.0002 mm तक स्टोक्स लॉ वैलिड है। स्टोक्स लॉ हमारा वैलिड है। ठीक है सर, समझ में आ गया कि भैया 0.2 mm से अगर उसको लिखेंगे हम 0.0002 mm का मतलब 0.2 माइक्रोन, यहां तक आपका स्टोक्स लॉ वैलिड है। ठीक है सर, समझ में आता है। क्या यही रेंज है? 0.2 से तो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन चलो ठीक है, मान लेते हैं स्टोक्स लॉ वैलिड है। ये याद रखना कि 0.2 से mm से 0.2 माइक्रोन यहां तक स्टोक्स लॉ वैलिड है, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी चल जाता है, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा बहुत तो एरर सब में होती है। तो 0.6 से 0.02 है। अब क्या बोल रहा है? एवरेज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द पार्टिकल 2.66। तो हमें क्या क्या डेटा मिल गया? हमें एक तो मिल गया कि g हमारा 2.66 है, और सबसे बड़ा वाला पार्टिकल d1 जो है वो 0.6 mm है, और सबसे छोटा वाला पार्टिकल d2 जो है वो 0.02 mm है। ठीक है, कोई बात नहीं है, मतलब लगभग लगभग रेंज में है। ऑनलाइन कोर्स कैसा लें? ऑनलाइन कोर्स लेने की जरूरत ही नहीं, जब आपको फ्री में पेड वाले कोर्स से बेटर पढ़ाया जा रहा है तो फिर आपको पैसे क्यों वेस्ट करने। अब देखो, अब क्या बोल रहा है? द टाइम ऑफ सेटलमेंट ऑफ द कोर्सेस्ट एंड फारनेस्ट पार्टिकल्स थ्रू अ डेप्थ ऑफ 1 मीटर। डेप्थ कितनी दे दी? HE आपको दे दिया 1 मीटर। ठीक है, और क्या पूछ रहा है? टाइम आपको बताना है सेटलमेंट का कितना होगा। एज्यूम विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0.001। म्यू कितना दे दिया आपको? 0.001। जी कितना दे दिया? 9.8। तो आपको म्यू दे दिया 0.001 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और क्या दे दिया आपको? और आपको जी दे दिया 9.8। जी दिया नहीं, गामा डब्ल्यू दिया। गामा वाटर का यूनिट वेट दे दिया 9.8 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसका आपको टाइम t1 निकालना है और इसका टाइम आपको t2 निकालना है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्यों भाई, है कि नहीं? है कि नहीं? क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। आपको मैंने अभी बताया, अभी तो बताया मैंने, देखो कहाँ गया क्वेश्चन। थोड़ा पहले बताया था कि v इज इक्वल टू 0.09d² होता है, और वेलोसिटी को आप क्या लिख सकते हैं? हाइट 1 मीटर अपॉन टाइम। इसके लिए t1 निकालना है आपको, कितना सेकंड होगा? इसके लिए t2 निकालना है, कितना सेकंड होगा? हो जाएगा कि नहीं, बताओ? हो जाएगा? क्या बोल रहे हैं? बायोलॉजी का कोर्स लेना है 1 ग्रेड का। भैया ये सब मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस के बारे में पता है, इंजीनियरिंग के बारे में बात करो। ये हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए सर, देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? मैंने बताया था आप सभी को, वेलोसिटी का फॉर्मूला था सर g/18 म्यू इंटू रो एस माइनस रो डब्ल्यू। अगर ये g अंदर चला जाएगा तो ये बन जाएगा आपका गामा w/18 म्यू इंटू GS-1 इंटू GS-1 इंटू डायमीटर का स्क्वायर। ये हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला था, है ना? तो हम एक काम करते हैं, वेलोसिटी को हम लोग हाइट HE अपॉन टाइम लिख देते हैं t। गामा w 9.8 दे रखा है, 18 म्यू आपको 0.001 दे रखा है, और GS आपको 2.66 दे रखा है। ये इससे पहले फॉर्मूला बनाइए, कितना बन रहा है बनाइए, वही 0.09 के आसपास ही आ जाएगा, देखना। ये किलो न्यूटन में है, इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर देते हैं, 10⁻³ से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, है ना? हाँ, चलिए बनाइए इसको।
कितना आ रहा है 0.9 डी स्क्वायर इंटू 10⁻⁶, 0.9 डी स्क्वायर इंटू 10⁻⁶। ठीक है, डी ये हमारा मीटर में है, इसको अगर हमें एम में कन्वर्ट करना हो तो डी स्क्वायर इंटू 10⁻⁶ हमारा डी एम का स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो एच ई बाई टी यहाँ पर कितना हो जाएगा, वही फॉर्मूला आ गया 0.9 इंटू डी एम का स्क्वायर, वही तो आ गया भाई। डी मीटर इंटू 10⁻⁶ इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो कोई भी चीज 1 मीटर है तो उसको हम 1000 mm लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, यस और नो, बात समझ में आ रही है ना। 1000 mm लिख सकते हैं कि नहीं। तो किसी भी चीज को mm में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁶ डी एम इंटू 10⁻³ का स्क्वायर लिख देंगे इसको, देखो ऐसे लिख देंगे 0.9 इंटू डी मीटर इंटू 1000 का मतलब 10⁻³ इसका स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं हम। ये डी मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 1000 का स्क्वायर 10⁻⁶ हो जाएगा। डी मीटर इंटू 1000 हम डी एम एम भी लिख सकते हैं ना, तो डी को हम लोग यहाँ एम में लिख सकते हैं। क्लियर आ गई, समझ में आ गई बात। तो आपका वही फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया। अब आपसे कुछ बोला ही नहीं है, पहले केस में आपसे बोला गया है कि ये बताओ, मैंने पिछले वाले में शायद 0.09 लिख दिया था, 0.9 होता है, कहाँ 0.09 लिख दिया था, उसको सही कर लेते हैं। वो जल्दी में सॉल्व करते समय कोई बच्चा कुछ पूछ रहा था, मैंने 0.09 लिख दिया था। ये देखो 0.09 नहीं है, 0.9 है, ठीक है। ये थोड़ा सा सही कर लें, ये आपका 0.9 है, 0.9, तभी तो 1.1 आएगा ना जब आप इन्वर्स करेंगे, तभी तो 1.11 आएगा, ठीक है। तो इसको सही कर लें आप, ठीक है। चलिए अब वापस अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन कहाँ है, हमारा क्वेश्चन है ये है हमारा क्वेश्चन। अब हमें करना क्या है, एच ई को हम लोग क्या रख देते हैं, 1 मीटर अपॉन टी हमें निकालना है, इज इक्वल टू 0.9 डी एम एम में कितना है, एम एम में रखना है, मीटर में नहीं। पहले में डी एम एम है 0.6, यहाँ पे हमने 0.6 रख दिया। यहाँ से आपको टी मिल जाएगा, कितना आ रहा है, यहाँ से टी कितना आ रहा है जल्दी से बताओ। यहाँ से टी आ जाएगा 1/0.9 अपॉन 0.6 का स्क्वायर, ये आ जाएगा अब 3.1 सेकेंड। तो 0.6 mm वाला तो 3.1 सेकेंड में सेटल कर जाएगा, मतलब ये सबसे बड़ा वाला जो पार्टिकल है वो किस में सेटल कर जाएगा, ये 3.1 सेकेंड में सेटल कर गया। अब आपका जो सबसे छोटा वाला पार्टिकल है, वो सबसे छोटा वाला पार्टिकल क्या होगा, सबसे छोटा वाला हो जाएगा 0.9 इंटू 0.02, हाँ 0.02 का स्क्वायर। तो यहाँ से टी कितना आ जाएगा, सबसे छोटे वाले पार्टिकल को कितना टाइम लगेगा, कम टाइम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो सॉरी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा 0.9 इंटू 0.02 का स्क्वायर। तो इसको लग जाएगा 2777.78, 2777.8 सेकेंड। ये तो घंटे में आ रहा होगा कुछ, देखो कुछ घंटे में आ रहा होगा, ये तो कितना घंटे आ रहा है, नहीं घंटे नहीं, ये मिनट्स आ रहा है, 46.3 मिनट्स, 46.3 मिनट्स में आ रहा है, 46.3 मिनट्स में जो है ये सबसे छोटा वाला पार्टिकल सेटल करेगा। आप समझ में आया जो हाइड्रोमीटर मेथड और पिपेट मेथड होता है उसमें कैसे कैलकुलेशन करते हैं। देखो 1 मीटर हाइट नीचे 3 सेकंड में कौन सा पार्टिकल पहुंचेगा, 0.6 सेकंड, 0.6 वाला। तो अगर आपने हाइड्रोमीटर में सारा सोल्यूशन मिलाया और 3 सेकंड बाद वहां से सैंपल लिया, तो कौन से साइज वाले का सैंपल आएगा, 0.6 mm का, उसका परसेंटेज फाइनल निकाल लेंगे, है ना। फिर उसके बाद 3 सेकंड के बाद हमने 30 सेकंड किया, 1 मिनट किया, 2 मिनट किया, ऐसे करके कब तक करेंगे, 45 मिनट या 46 मिनट तक। तो हमारा 0.6 से लेके 0.02 के बीच में जो परसेंटेज फाइनल है वो आ जाएगा। समझ में आ गई बात, है ना। तो अलग अलग सेकंड से सैंपल क्यों लेते हैं, क्योंकि अलग अलग सेकंड में 1 मीटर नीचे अलग अलग साइज के पार्टिकल पहुंच रहे होते हैं।
तो अगर हम 1 मीटर नीचे से बार बार सैंपल लेंगे अलग अलग टाइम पे, तो अलग अलग साइज के, पहले 0.6 का मिलेगा, फिर हो सकता है उससे और छोटा साइज का मिले, 0.5 मिले, फिर 0.4 मिले, ऐसे करके 0.02 तक मिल जाएगा, है ना। और हर पार्टिकल से फाइनर कितना है, हर पार्टिकल से फाइन पार्टिकल कितना है, वो फॉर्मूले से निकल आता है ना। तो ये समझ में आ गई बात कि अगर आपका सबसे बड़ा पार्टिकल 0.6 mm का है, सबसे छोटा 0.02 का है, तो स्टार्टिंग आपको पहला सैंपल 3 सेकंड से पहला सैंपल लेना है, और कब तक लेना है, 46.3 मिनट्स तक आपको सैंपल लेते जाना है, डेफिनेट इंटरवल पे लेते जाना है। क्लियर। तो उससे अलग अलग पॉइंट मिलेंगे और उससे जीएसडी बन जाएगा। ये मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया, आई थिंक क्लियर होगा। ये क्वेश्चन आपको कहीं पे भी कभी भी देख लेना, प्रैक्टिस सेशन में कहीं कराया नहीं जाता। क्यों? क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन यूट्यूब पे अवेलेबल है ही नहीं। ये क्लियर है आपको? ये पहला वाला क्वेश्चन मैंने आपको एक ऑब्जेक्टिव करा दिया और एक डिटेल में भी करा दिया, ठीक है, अलग अलग टाइम निकलवाना सिखा दिया। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? द कंसिस्टेंसी इंडेक्स ऑफ ए सॉइल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। जो कंसिस्टेंसी इंडेक्स है वो किसका रेशियो है? कंसिस्टेंसी इंडेक्स आईसी हमने देखा था कि WL माइनस WN अपॉन IP का रेशियो था, या फिर हम इसी को बोल सकते थे लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट अपॉन लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ये भी हम बोल सकते थे कंसिस्टेंसी इंडेक्स को। अब देखते हैं सर, एच वैल्यू को नहीं मीटर में रखेंगे ना, वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड में ही आ रही है ना, हमने तो बस डायमीटर को चेंज किया था, हमने तो बस डायमीटर को मीटर से mm में किया था, वेलोसिटी तो आपकी मीटर पर सेकंड में ही थी, एच मीटर टाइम सेकंड तो मीटर पर सेकंड में ही तो होगा ना, वो तो उससे क्या मतलब है, वेलोसिटी से क्या मतलब है, तो सिर्फ डायमीटर के साइज को चेंज किया था, डायमीटर मीटर में था उसको mm में कर दिया, वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड में ही आएगी ना, HE/T मीटर पर सेकंड में ही होगा। चलिए, तो क्या बोल रहा है, सब्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल वाटर कंटेंट फ्रॉम लिक्विड लिमिट, ठीक है, टू द प्लास्टिसिटी इंडेक्स, द्रव सीमा से प्राकृतिक जल घटक का वैकलन का मृदा का सुगठ का सूचकांक से, ये सही है, बिल्कुल सही है ना। फिर सब्सट्रैक्शन ऑफ प्लास्टिक लिमिट फ्रॉम नेचुरल वाटर कंटेंट, गलत है, प्लास्टिक लिमिट होती नहीं है आईसी में, आईसी में प्लास्टिक लिमिट नहीं होती, लिक्विडिटी लिमिट उल्टा होता है। देखो, आईसी में WL होता है, WP नहीं होता, और अगर आप लिक्विडिटी इंडेक्स निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ लिक्विड लिमिट नहीं होती, यहाँ WN माइनस WP, तो यहाँ पे प्लास्टिक लिमिट होती है, नीचे तो दोनों में IP होता है। तो देखो, लिक्विडिटी इंडेक्स में लिक्विड लिमिट नहीं होता और कंसिस्टेंसी इंडेक्स में प्लास्टिक लिमिट नहीं होता, उल्टा होता है ना। कंसिस्टेंसी इंडेक्स में यहाँ लिक्विड लिमिट आएगी और लिक्विडिटी इंडेक्स में यहाँ प्लास्टिक लिमिट आएगी, तो ये तो गलत हो गया, प्लास्टिक लिमिट होती नहीं है, ये चीज़ तो होती नहीं इस फॉर्मूले में। फिर समेशन ऑफ द नेचुरल वाटर का समेशन होता ही नहीं है, सब्सट्रैक्शन होता है, ये भी गलत है। फिर समेशन फिर से आ गया, ये भी नहीं होता, गलत है। तो ए पार्ट इसका आंसर हो गया। क्लियर? क्लियर, समझ में आ गया। नेचुरल वाटर कंटेंट को किससे घटा के, लिक्विड लिमिट से घटा के IP से डिवाइड कर दिया, वही लिखा हुआ है। चलिए, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। देखो, MP सब इंजीनियर में पूछा गया है 2018 शिफ्ट 2, देखो लिखा भी हुआ है नीचे ईयर, किसी के अगर दिमाग से हट जाए, किसी को दिखाई ना दिया हो, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी और पिछला वाला क्वेश्चन भी है, ये सारे क्वेश्चन MP PEB में ही पूछे गए हैं, सब इंजीनियर के ही क्वेश्चन हम करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन 9 जुलाई 2017 वाले सेट का है, 9 जुलाई 2017 वाले सेट का है ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स फॉर द क्लेई सॉइल इज, अगेन वही आ गया ना कंसिस्टेंसी इंडेक्स, तो जो पढ़ा रहे हैं वो एग्जाम में आया है, ऐसे नहीं पढ़ा रहा है। हमने बताया था ना कि जो भी हमारा पूरा हमने बना रखा है शेड्यूल और पूरा जो हमने कोर्स मॉड्यूल बना रखा है, पूरा जो आपका सिलेबस बना रखा है, वो इसी हिसाब से बना रखा है कि पूछा क्या गया है। तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स IC क्या होता है, मैंने अभी बोला कि इसमें लिक्विड लिमिट होता है, तो WL होता है माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट अपॉन IP को हम PI भी बोल सकते हैं, IP को हम लोग प्लास्टिसिटी इंडेक्स PI का मतलब प्लास्टिसिटी इंडेक्स और इसका शॉर्ट फॉर्म IP भी है, तो IP लिखो PI लिखो एक ही बात है। कहाँ से आ जाएगा, LL लिक्विड लिमिट माइनस W का मतलब वाटर कंटेंट अपॉन PI, ये आपका बिल्कुल मैच कर रहा है ना, तो इसका B पार्ट हो गया। लिक्विड लिमिट को WL ना लिख के LL लिख दो, नेचुरल वाटर कंटेंट को WN ना लिख के W भी लिख सकते हैं। भाई हम जो वाटर कंटेंट लिखते हैं W, जो कि WW/WS होता है, वो क्या होता है, वो नेचुरल वाटर कंटेंट तो होता है, तो आप इसको W भी लिख सकते हैं, नेचुरल वाटर कंटेंट को ओनली W, ठीक है। तो लिक्विड लिमिट माइनस W अपॉन PI, तो इसका आंसर क्या हो गया, B पार्ट हो गया, समझ में आता है, ठीक है।
चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है, आज देखो मैं थोड़ा सा पहले छोड़ूंगा, 4 बजे के आसपास आप लोगों को छोड़ दूंगा, 4 से 4-5 के बीच में, क्योंकि आज जो है थोड़ा सा बहुत सारी जो है चीज़ें भी अब आगे आपको पढ़ानी है, तो वो हो नहीं पाएंगी। चैप्टर 2 हम आपको कल से स्टार्ट करेंगे। फिर हर दो दिन में एक चैप्टर खत्म होते जाएंगे। 12-13 क्लासेस टोटल आपकी लगेंगी, जिसमें से 6 हो चुकी हैं। तो 14 क्या है? द टफनेस इंडेक्स ऑफ द क्ले इज वाली। देखो साफ साफ जो पढ़ाया है वो आपको से पूछा गया है। एमपीपीबी 9 जुलाई 2017 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। टफनेस इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, लोग पढ़ते नहीं है, फिर हवाबाजी करेंगे सर आया नहीं था। IP/IF एग्जाम दिया लेकिन कुछ नहीं आया हमें, क्योंकि पढ़ा नहीं। IP/IF कहाँ दे रखा है? PI अपॉन फ्लो इंडेक्स, ऐसे ही बोल सकते हैं, प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स। PI अपॉन FI भी बोल सकते हैं इसको हम। तो PI अपॉन FI कहाँ दे रखा है? C पार्ट में दे रखा है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स दे रखा है C पार्ट में। अच्छा, बहुत छोटे छोटे से कंफ्यूजन होते हैं, जैसे कुछ लोग जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, PI अपॉन लिक्विडिटी इंडेक्स कर देते हैं। कुछ लोग देखो अब पढ़ा नहीं है, याद नहीं है, तो कंफ्यूज हो जाएंगे, सर फ्लो था कि लिक्विडिटी था। अच्छा, लिक्विडिटी इंडेक्स लोग ज्यादा पढ़ते हैं, फ्लो इंडेक्स तो ज्यादा पढ़ते नहीं है, तो कई बार यही टिक करके चले आते हैं, जबकि ये आंसर नहीं है, IP/IF होता है। ठीक है, PI अपॉन FI। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो ये भी पढ़ाया है आज मैंने, ये जितना मैंने आपको पढ़ाया है ना, ये सब एग्जाम में आया, मजाक की बात नहीं है। MPPB 3 अप्रैल 2016 का है, शिफ्ट 1 का क्वेश्चन। क्या है? थिक्सोट्रॉपी ऑफ सॉइल इज रिफर्स टू। मिट्टी की थिक्सोट्रॉपी जो है उसको संदर्भित क्या किया जाता है? तो थिक्सोट्रॉपी क्या है? थिक्सोट्रॉपी रिमोल्डिंग नहीं है, थिक्सोट्रॉपी सैंपल का टूटना नहीं है, थिक्सोट्रॉपी है सॉइल का स्ट्रेंथ को दोबारा गेन कर लेना, मृदा का सामर्थ्य को अपने कोहेजन की वजह से अपनी कौन सी चीज को, अपने शेयर सामर्थ्य को दोबारा गेन कर लेना। तो गेन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल विद द पैसेज ऑफ टाइम आफ्टर इट हैज बीन रिमोल्डेड। रिमोल्डेड होने के बाद उसकी स्ट्रेंथ को दोबारा गेन कर लेना थिक्सोट्रॉपी कहलाती है। तो ये ए पार्ट आंसर हो गया। थिक्सोट्रॉपी लॉस ऑफ स्ट्रेंथ नहीं है ना, गेन इन स्ट्रेंथ है, तो लॉस इन स्ट्रेंथ है ही नहीं। उसके बाद थिकनिंग ऑफ सॉइल गलत है, नन ऑफ द अबव तो गलत हो ही गया, तो इसका आंसर हो गया ए पार्ट। 15 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी को क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? 15 का आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट। यार जल्दी जल्दी धड़ाधड़ लाइक करो, जल्दी जल्दी खटाखट लाइक करते जाओ। इतने सारे लोग देख रहे हो, एक तो लाइक नहीं आते तो गुस्सा आती है, इतने सारे बच्चे देख रहे हो, लाइक नहीं आ रही। धड़ाधड़ लाइक करो, क्विकली क्विकली खटाखट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी तक तो किसी का कोई डाउट नहीं है इसमें, सब लोग आंसर दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द सॉइल फ्रैक्शन इज नोन एज। सॉइल फ्रैक्शन को कई बार क्ले फ्रैक्शन भी बोल देते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स और सॉइल फ्रैक्शन मतलब वही परसेंटेज क्ले का फ्रैक्शन क्या होता है? देखो MP सब इंजीनियर का एग्जाम है, कई बार एग्जामिनर जल्दी जल्दी में सॉइल लिख देता है, जबकि वो यहाँ पे क्ले लिखना चाह रहा था, है ना। तो इस इतनी एग्जामिनर की गलती को माफ कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, माफ कर दिया जाए या मार दिया जाए? बताओ। इतनी छोटी सी गलती के लिए एग्जामिनर को माफ करना ही सही रहेगा, क्योंकि आप क्या हो, आप स्टूडेंट हो, तो आप इसको क्ले मान के चलो। परसेंटेज क्ले, IP/परसेंटेज क्ले का रेशियो पूछ रहा है, और ये 80 होता है, जिसको हम लोग एक्टिविटी रेशियो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिविटी रेशियो बोलते हैं। ये भी आपने आज पढ़ा है, ये भी आपने आज पढ़ा है ना। और ये भी MPPB सब इंजीनियर में कब पूछा गया है? 2016 की शिफ्ट 1 में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो गया? एक्टिविटी ऑफ क्ले, चिकनी मिट्टी का क्या कार्यशीलता या चिकनी मिट्टी की सक्रियता, है ना। वैसे कार्य लिखा है लेकिन एक्चुअली में सक्रियता होती है, चिकनी मिट्टी की सक्रियता। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक सभी को क्लियर है? शट कर दो सर। चलो क्वेश्चन नंबर 17। क्या क्वेश्चन है? क्ले हुज एक्टिविटी कोफिशिएंट इज मोर देन 1.2 इज टर्म्ड एज। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, कई बार 1.25 लिखा रहता है, कई बार 1.2 लिखा रहता है। देखो कई बार क्या होता है कि अगर 80 की वैल्यू आपकी, देखना कई जगह पे बुक्स में ऐसा भी लिखा है 0.7 से कम है तो इनएक्टिव है, ठीक है। उसके बाद फिर 0.7 से लेके 1.2 तक क्या है? नॉर्मली एक्टिव, ठीक है, नॉर्मली एक्टिव। और
1.2 से ऊपर एक्टिव, तो 1.2 से ऊपर कई बार एग्जाम में आ जाता है, 1.25 नहीं लिखा होता, 1.2 से ऊपर होता है। तो देखो ये जो छोटी मोटी रेंजेस है ना, उन रेंजेस में आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाने की जरूरत है, उनमें थोड़ा बहुत दिमाग लगाने की जरूरत है कि भैया कई बार बुक में जो है ये रेंज अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने रिसर्च किए, तो कुछ साइंटिस्ट ने 1.2 के ऊपर ही एक्टिव बोल दिया है ना, कुछ साइंटिस्ट ने 1.2 के ऊपर, कुछ ने 1.25। तो अगर कभी ऐसा लिखा हो ना कि इससे ऊपर है, देखो क्या लिखा हुआ है, एक बार इसकी लैंग्वेज समझो, मोर देन 1.2, तो मोर देन 1.2 तो कुछ भी हो सकता है, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6। तो ज्यादा बड़ा आंसर क्या होना चाहिए, 1.2 से ऊपर। सर आप बोलोगे नहीं तो वो तो 1.2 से 25 से ऊपर होता है, तो ये भी तो सोचो ना, 1.2 से ऊपर कुछ भी हो सकता है, फिर 1.3, 1.4, 1.5। तो ज्यादा बड़ी रेंज क्या इशारा कर रही है, ज्यादा बड़ी रेंज नॉर्मली एक्टिव नहीं इशारा कर रही, ज्यादा बड़ी रेंज एक्टिव इशारा कर रही है। तो कई बार 0.05 ऊपर नीचे बोल दिया जाएगा, कई बार आपको 1.25 एग्जैक्ट नहीं लिखा होगा, 0.05 गायब होगा, 1.2 से ऊपर बोला गया होगा। तो हमें बिल्कुल एकदम रिजिड नहीं रह जाना है कि नहीं सर 1.25 से ऊपर नहीं दिया था, 1.2 से ऊपर दिया था। तो भैया 1.2 से ऊपर ज्यादातर बड़ी रेंज कौन सी है, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 ये कौन सी बड़ी रेंज है, एक्टिव वाली रेंज ज्यादा बड़ी है ना। तो इसलिए हम लोग ये 0.05 जो इसने मिस कर दिया इसको भूल जाएंगे। बोला ना मैंने, एग्जामिनर को मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। तो कई बार क्या होता है इन सब क्वेश्चंस में ना एग्जामिनर ध्यान नहीं देता या फिर थोड़ी बहुत वैल्यू ऊपर नीचे कर देता है। तो आपको अपना दिमाग लगाना है। तो दिमाग ये कहता है कि इसके ऊपर जितनी भी मिट्टी है उसमें बड़ी रेंज किसकी है, एक्टिव वाली मिट्टी की है। तो इसका आंसर सी पार्ट होगा, ना कि डी पार्ट। क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है, तो नॉर्मल नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि 1.2 से ऊपर सारी सवाल के लिए पूछा गया है। 1.25 एग्जैक्ट नहीं होता, बताया तो कि भैया ये सब चीजें रिसर्च वाली हैं। अब भाई 100 साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, उन्होंने 1.25 पाया, 25 साइंटिस्ट ने सर्च किया, उन्होंने 1.2 के ऊपर एक्टिव पा गया वो। तो 25 साइंटिस्ट जो अपनी किताब लिखेंगे वो ये इस तरीके से लिख देंगे, और जो 100 साइंटिस्ट अपनी किताब लिखेंगे 1.25 लिखेंगे। तो एक तरीके से 1.2 या 1.25 से ऊपर लगभग लगभग एक्टिव मान ली जाती है, ये समझ में आना चाहिए। क्लियर? यहां पे गलत लिख गया है, जिसका सक्रिय गुणांक 1.2 से अधिक होता है, अधिक है। ठीक है, हिंदी में सही बताया इसने कि गलत लिख गया है, 1.2 से अधिक है। ठीक है, 1.2 से अधिक, वो हिंदी में गलत लिख गया है थोड़ा सा। ठीक है, 1.2 से अधिक होगा। क्लियर? ठीक है, वो गलत लिख गया हिंदी में, 1.2 से अधिक। सर गेट का कोर्स कब से आ रहा है? गेट का कोर्स बहुत जल्दी आ रहा है, बहुत जल्दी गेट का कोर्स आ रहा है, आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ आएगा, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक क्लियर सभी को? अब देखिए इसके आगे जो आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है इसके आगे, देखो क्या क्या पढ़ना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हम लोग पढ़ेंगे अब अपनी अगली क्लास में। इसके आगे आपको पूरा एक चैप्टर पढ़ना है, और इस चैप्टर के क्वेश्चन भी लगाने हैं। इस चैप्टर के लगभग लगभग 16-17 क्वेश्चन कहाँ पे आए हैं, MPPB में आए हैं। तो कल मैं इस चैप्टर को भी आपको पूरा पढ़ाऊंगा, और इसके 16-17 क्वेश्चन भी कल के कल ही करा दूंगा। आज थोड़ा सा मैं पहले अगर एंड कर रहा हूँ क्लास, तो कल की क्लास आपकी थोड़ा चलेगी भी, 2 घंटे पूरी पूरी चलेगी, 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। तो मैं कल क्या क्या पढ़ाऊंगा देख लो। कल आपको चैप्टर 2 स्टार्ट करूंगा, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। इसमें 3 मेथड्स हैं, कौन कौन से हैं? एक है आपका आस्तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, आस्तो मृदा वर्गीकरण प्रणाली। उसके बाद आस्तो पढ़ाने के बाद आस्तो की एक टेबल भी है, ये टेबल आपको दिख रही होगी कि नहीं दिख रही होगी पता नहीं, ये टेबल मैं आपको बता दूंगा, समझा दूंगा अच्छे से डिटेल में आस्तो की किस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है। 8 तरह की सॉइल होती है, और एक फॉर्मूला होता है ग्रुप इंडेक्स का। तो 8 तरह की सॉइल के बाद आपको ग्रुप इंडेक्स देखना होता है, कौन कौन सा ग्रुप इंडेक्स है। RCC हो तो रहा है, सुबह 9 बजे आ जाओ, MPPB में जब होगा तब देखा जाएगा, सुबह 9 बजे डेली चल रहा है RCC, उसमें आओ। उसके बाद मैं आपको एकीकृत मृदा वर्गीकरण प्रणाली यानी कि यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ाऊंगा, USCS। इसमें भी बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा चीजें। इसका भी एक चार्ट है, इसका ये एक चार्ट है। ये चार्ट कैसाग्रांडे ने दिया था, किसने दिया था? कैसाग्रांडे ने दिया था। किसने दिया था? कैसाग्रांडे।
थोड़ा सा स्टाइल से बोलेंगे, कैसा ग्रैंड नहीं दिया था। तो ये चार्ट भी मैं आपको समझाऊंगा, कब कौन सी सॉइल क्ले है, कब सिल्ट है, कब ऑर्गेनिक है, ठीक है, कब हाईली प्लास्टिक है, कब लो प्लास्टिक है। उसके बाद जो इंडिया में यूज होता है सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल वर्गीकरण, इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, भारतीय मानक मृदा वर्गीकरण प्रणाली। इसमें क्या है, इसमें भी आपका एक पूरा चार्ट है, उस चार्ट के माध्यम से, उस ग्राफ के माध्यम से हम लोग सीखते हैं। दो टाइप की लाइन होती है, एक होती है यू लाइन और एक होती है ए लाइन। तो इन दोनों लाइन पे, अभी इसको मैं डार्क कर दूंगा, कल की क्लास में जब पढ़ाऊंगा दोनों लाइंस को तो डार्क करके आपको अच्छे से समझा दूंगा किस तरीके से वर्गीकरण होगा। फिर इसके जो हैं वो 16 से 17 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं एमपीपीबी में, कल वो भी क्वेश्चंस आपके सामने रख दिए जाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, आज हम लोगों ने ये वाला जो हमारा चैप्टर था, कौन सा वाला, ये चैप्टर हमारा चैप्टर 1 अध्याय 1 मृदा के भौतिक गुण, ये कर लिया। ये चैप्टर कहने में एक है लेकिन इसमें 5 चैप्टर इंक्लूडेड हैं, इसीलिए इसमें 6 क्लासेस लगी। अब आगे जो चैप्टर्स है वो आपके एक छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, सिर्फ पहले चैप्टर में 5 चैप्टर इंक्लूडेड होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ओरिजिन ऑफ सॉइल इंक्लूडेड था, उसके बाद सॉइल मॉइस्चर इंक्लूडेड था, ठीक है, उसके बाद फिर जितने टेस्ट हैं, टेस्ट ऑन सॉइल तीसरा इंक्लूडेड था, फिर चौथा क्या था, चौथा आपका कोर्स ग्रेन सॉइल की इंडेक्स प्रॉपर्टी, पांचवा फाइन ग्रेन सॉइल की इंडेक्स प्रॉपर्टीज। तो ये आपके 5 चैप्टर जो है बड़े बड़े इसमें इंक्लूडेड थे। तो ये 5 आपके हो गए इसमें। अब सब छोटे छोटे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, परमिएबिलिटी, बियरिंग कैपेसिटी, शियर स्ट्रेंथ, अर्थ प्रेशर थ्योरी, कॉम्पैक्शन, सब आपके जो है एक दो दिन करके हो जाएंगे, ठीक है। तो 12-13 दिन में आपका पूरा सॉइल मैकेनिक्स हो जाएगा। सॉइल मैकेनिक्स के एसएससी जेईई आरआरबी जेईई में क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, हाँ ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, एसएससी जेईई आरआरबी जेईई में भी ऐसे ही आते हैं। तो इसमें पढ़ लो तो एसएससी जेईई आरआरबी जेईई हो जाएगा। एसएससी जेईई आरआरबी जेईई का सुबह आरसीसी का कोर्स चल रहा है 9 बजे, वो पढ़ लो तो एमपी सब इंजीनियर हो जाएगा, दोनों सेशन में आप आओ। तो ये हमारा हो गया आज कंप्लीट विद ऑल क्वेश्चंस, ठीक है। अब कल हम लोग अब एक दिन में एक चैप्टर खत्म करेंगे और क्लास के एंड में उसके क्वेश्चन लगाएंगे। तो कल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल खत्म करेंगे, उसके क्वेश्चन, परसों परमेबिलिटी उसके क्वेश्चन, फिर सीपेज उसके क्वेश्चन, हर दिन एक चैप्टर खत्म करके उसके क्वेश्चन लगाते रहेंगे। तो अब आप मुझे बताइए कि इन सारे क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो पूछ लो। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया था, ये 1 मीटर वाला, कि 1 मीटर आने में 0.06 वाले को कितना टाइम लगेगा, 0.02 वाले को कितना। स्टोक्स लॉ से हमने इसको सॉल्व कर लिया था। ये जो फॉर्मूला हमने लगाया है ये वाला, ये फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला है, इसको, इसी को तो हम बोलते हैं स्टोक्स लॉ, है ना। तो स्टोक्स लॉ का ये क्वेश्चन था, समझ में आ गया। बाकी आपको जो मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा है वो आपको पता ही होंगे, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लिए, आपने खुद ही आंसर दे दिया है सारे क्वेश्चंस का। तो अब हम लोग आज की सेशन एंड कर रहे हैं, क्योंकि नया चैप्टर स्टार्ट करने का मतलब है 1-1.5 घंटा और। तो कल नया चैप्टर स्टार्ट भी कर दूंगा और कल उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी 17-18 करा दूंगा। आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडेज क्लास। अब अगर किसी को कोई डाउट पूछना है या कोई भी चीज़ ऐसी है जो डिस्कस करनी है, कर सकता है मुझसे। न्यूमेरिकल भी तगड़ा तगड़ा, हाँ तभी तो मैं आपको तगड़ा तगड़ा पढ़ा रहा हूँ। सॉइल मॉइस्चर टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, अच्छा जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, आपका डाउट ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, आपका डाउट ग्रुप है। डाउट ग्रुप का नाम है उत्कर्ष सिविल। टेलीग्राम में आप उत्कर्ष सिविल विदाउट एनी स्पेस, स्पेस कोई नहीं है, उत्कर्ष सिविल नाम से आप टेलीग्राम में सर्च कर लें। उत्कर्ष और सिविल के बीच में कोई स्पेस नहीं है, इस नाम से सर्च करके आप टेलीग्राम में हमारा डाउट ग्रुप ज्वाइन कर लें, डाउट ग्रुप सिविल का। वहाँ पे कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, या फिर पीडीएफ कैसे मिलेगी, या आपके सर उत्कर्ष ऐप में जो आप बता रहे हैं प्रैक्टिस बुकलेट अवेलेबल है प्रीवियस ईयर की, कोई बुक नहीं खरीदनी हमें, सब कुछ मिल जाएगी बुक, सारी बुक प्रैक्टिस मोड में अवेलेबल है, उसका वीडियो सोल्यूशन है, वो सब पूछना है कैसे क्या है तो आप बता देना। शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका बता दिया कि डेली आपको क्या मिलता है, पीडीएफ मिलता है क्लास का, उन सारे पीडीएफ को मर्ज करके एक पीडीएफ बना दो, आपके नोट्स बन गए। अब इस नोट्स को जब आप पढ़ रहे हो तो बगल में एक कॉपी रख लो, उसमें शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ, समझ में आ गया। तो मेन नोट्स आपको नहीं बनाने, मेन नोट्स आपको डेली क्लास के कहाँ मिल रहे हैं, टेलीग्राम में। किस टेलीग्राम में मिल रहे हैं, उसका लिंक आपको टॉप में चैट बॉक्स के टॉप में पिन्ड है, क्लिक करके ज्वाइन कर लो। तो ये तो हमारा डाउट ग्रुप है, और एक हमारा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल कहाँ है, टेलीग्राम चैनल आपके चैट बॉक्स में पिन्ड है, ये आपका पिंड है, टेलीग्राम चैनल पिंड है। ये पहली चीज हो गई, इसमें आपको डेली पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ को सारा मर्ज करके फुल नोट्स आपके बन गए, फुल नोट्स बनाना नहीं है, उसको पढ़ते समय साइड में एक कॉपी रखो, हाथ से आप शॉर्ट नोट्स बनाते रहो। तो शॉर्ट नोट्स आपको खुद से बनाने, फुल नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल रहे हैं। दूसरा ये है कि कभी भी कोई भी डाउट होता है किसी क्वेश्चन में, या कोई जनरल डाउट होता है, उत्कर्ष सिविल
ये स्पेस नहीं है उत्कर्ष सिविल के बीच में, इस नाम से टेलीग्राम में सर्च करो, डाउट ग्रुप है, ज्वाइन करके वहां पूछ सकते हो। यहां आप कमेंट नहीं कर सकते, यहाँ चैनल जो आप ज्वाइन कर रहे हो यहाँ कमेंट नहीं कर सकते, यहाँ आपको सिर्फ क्या मिल सकता है, यहाँ आपको सिर्फ पीडीएफ मिल सकता है, यहाँ आप कमेंट कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, है ना। तो ये आपका ग्रुप डाउट करने पूछने के लिए, कमेंट करने के लिए अवेलेबल है, ठीक है। चलिए, शॉर्ट सर पीडीएफ भेज दो आप हैंड रिटन। हाँ, हैंड रिटन अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए फैकल्टीज के तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ये आपको ऐप में उपलब्ध होंगे। हैंड रिटन जो शॉर्ट नोट्स हैं वो आपको ऐप में उपलब्ध होंगे। मेरा पेन आज गिरा, एंड होने से पहले गिर गया, तो डेली पेन गिर रहा है। ये बच्चों की जो है वो क्या है, बच्चों का जो भार दिया है पढ़ाने का, वो भार कुछ ज़्यादा बीच बीच में हो जाता है। चलो, इंग्लिश क्लास लेना सर आरसीसी का, इंग्लिश चल ही रहा है, सुबह इंग्लिश क्लास चल रहा है, इंग्लिश हिंदी दोनों लिखता हूँ। अगर किसी को ये प्रॉब्लम है सर आप इंग्लिश के साथ हिंदी क्यों लिखते हो, तो वो मत आए। और किसी को ये प्रॉब्लम है सर आप हिंदी के साथ इंग्लिश क्यों लिखते हो, तो वो भी मत आए। मैं दोनों चीज़ें लिखता हूँ इसीलिए, ताकि सबको समझ में आए, ठीक है। चलिए, एमपी जीके की क्लास आपकी शुरू होने वाली है, एमपी जीके की क्लास आपकी शुरू होने वाली है। एमपी में 4:30 बजे क्या चल रहा है अभी एप्टीट्यूड और रीजनिंग चल रहा है। उसी टाइम पे आपका बहुत जल्दी एमपी जीएस होने वाला है, ठीक है, बस शुरू होने वाला है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर नाउ, आज की क्लास के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाकी डाउट आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। सभी को धन्यवाद, जय हिंद।